हिमालयन रिवर्स में भी हम इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र मेजर 3 रिवर के बारे में पढ़ने वाले हैं। कहां से इनका ओरिजिन है, कहां कैसे जाके ये फॉल करती हैं। पिक्चर आपने कहीं ना कहीं घूमने गए होंगे, वहां पे देखी होगी कि भाई ऐसा होता है एक्चुअल में। तो ये जब आ रहा है इसका मतलब इनका ओरिजिन पॉइंट आसपास ये पहाड़ों को तोड़ के ला रही है और मिट्टी जमीन से कहीं से नहीं आ रही है। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की चलिए बहुत आसान है ये भी। इसका ओरिजिन देखेंगे तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, ये भी मानसरोवर लेक के पास ही तिब्बत में ही इसका ओरिजिन होता है। भाई आपके रास्ते में चलते चलते आप पानी हो, आप चल रहे हो, आपने देखा 3 जगह गड्ढे हो रखे हैं, आपको उनमें जाना पड़ेगा। आपकी रफ्तार धीरे होगी कि नहीं होगी? सोचिए, पहले आप दंदनाते हुए आ रहे बहुत तेज, अचानक से आपके सामने गड्ढा आया, आप उसमें गिरोगे, पानी का फ्लो कम हो जाएगा। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के? सो कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत फिट होंगे, फाइन होंगे। और अब तक जो सीक्वेंस आप फॉलो करते आ रहे हैं हमारे इस चैनल पर, उम्मीद है कि आपको वहां पर सारी वीडियोस आपके एग्जाम में आने के लिए और आपके करंट में जो आपकी प्रिपरेशन है फॉर कमिंग फ्यूचर जो एग्जाम्स हैं, आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत सक्सेसफुल रहेंगी। इसी उम्मीद के साथ आपके बीच में मैं एक और वीडियो लेके आया हूं जिसका कॉन्सेप्ट जो है काफी प्रैक्टिकल है। आप लोगों की काफी डिमांड थी कि सर ड्रेनेज चैप्टर आना चाहिए। सो काफी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ इस चैप्टर को आज कराया जाएगा और उम्मीद है कि आप लोग इसे समझेंगे, न केवल समझेंगे बल्कि इस पे प्रैक्टिकली चीजों को समझेंगे कि भाई कौन सी चीज कैसे अप्लाइड हुई है, कौन सी रिवर कहां से जा रही है, कैसे इसका आना हुआ, क्या सारी एक्सप्लेनेशन रहने वाली है इस चैप्टर में, ये सब हम आज करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं बच्चों आज का ये चैप्टर ड्रेनेज। मेरे पीछे आप देख ही रहे हैं ये एक हिमालय पर्वत जैसी कुछ आपको एक इमेज नजर आ रही है। यहां से जब एक पानी निकल के आ रहा है जो कि इस रास्ते से दिख रहा है, कहीं ना कहीं ये आपको नीचे कहीं भारत में कहीं आते जाते हुए नजर आएगा। ऑब्वियसली बात है कि रिवर का जो ओरिजिन है वो हिमालय से तो हुआ ही है, बट हम यहां पर 2 तरह के ड्रेनेज पढ़ने वाले हैं, ड्रेनेज सिस्टम पढ़ने वाले हैं। एक वो जो हिमालय पर्वत से निकलते हैं, एक वो जो वेस्टर्न घाट पेनिनसुलर इंडिया से जिनका रिश्ता है, नाता है, उनको पढ़ने वाले हैं। तो पहले जब हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे हिमालयन रिवर्स, देन हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालयन रिवर्स में भी हम इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र मेजर 3 रिवर के बारे में पढ़ने वाले हैं। कहां से इनका ओरिजिन है, कहां कैसे जाके ये फॉल करती हैं, या अरेबियन में जाती हैं या बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, कहां जाती हैं, ये सब कौन बताएगा? ये आज हमें ये चैप्टर बताने वाला है। पेनिनसुलर रिवर की बात कर ले, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी, ताप्ती, ये सब नदियों का क्या हिसाब किताब है, ये भी आप आज पढ़ने वाले हैं। राजस्थान की भी एक नदी जो लूनी है, उसके बारे में सब लोग जानते हैं, उसे भी हम चर्चा करेंगे। बट फिलहाल हमारे बारे में जो इस चैप्टर को पता है वो यही है कि बच्चे हमारे कुछ नहीं जानते। ये चैप्टर आपको आज बहुत कुछ जानकारी देने वाला है। इस चैप्टर को कुछ नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता, बस साथ मिलकर पढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की और जानकारी लेते हैं ड्रेनेज के बारे में। क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों हम ये जान लेते हैं। इससे पहले ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया पढ़ेंगे। हिंदुस्तान में यानी कि भारत में जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कैसा है, हिमालयन रिवर्स कौन सी हैं, क्या इनका ओरिजिन है, क्या इनका रोल है, पेनिनसुलर रिवर्स कौन सी होती हैं और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेनिनसुलर रिवर्स एंड द हिमालयन रिवर्स, क्या होता है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी हम समझेंगे। साथ ही साथ समझेंगे हम लेक्स क्या है, क्या रोल है लेक्स का, इकोनॉमी में क्या लेक्स का काम है, कैसे बनती है, ये सब भी पढ़ेंगे। एंड हम पढ़ेंगे रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में रिवर्स का जो रोल है वो क्या रहता है, कितनी यूजफुल है, कितनी नहीं है, वो सब बातें हम इस टॉपिक में करने वाले हैं। कोई बातचीत नहीं होगी, सिर्फ टॉपिक के ऊपर बातचीत होगी। और टॉपिक शुरू होता है अब। ड्रेनेज की बात करते हैं। ड्रेनेज क्या होता है? ड्रेनेज होता है अपवाह यानी कि पानी का किसी इलाके से जाना। सो आप समझ सकते हैं इट डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। किसी एक इलाके में जो नदी चल रही है, नदी बह रही है, वो ड्रेनेज है। उस एरिया से जो पानी बह रहा है वो ड्रेनेज है। ठीक है। एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। अब आप समझेंगे ड्रेनेज का मतलब पानी का बहना हो गया और ड्रेनेज बेसिन का मतलब हो गया कोई एक नदी जो थोड़े से स्लोप के बीच से जा रही है, जो एक एरिया में बह रही है। सिंगल रिवर सिस्टम बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम, ये एक एरिया है, यहां से एक नदी बहती है, ये ड्रेनेज बेसिन है। ठीक है। अब रिवर सिस्टम क्या है सर, इसमें ये बता दीजिए। देखिए रिवर सिस्टम तो फोकस करे ना करे पर सिस्टम पे फोकस कर लें। सिस्टम क्या होता है? एक नदी यूं बह रही है, एक छोटी नदी यूं आ रही है, एक छोटी नदी यूं आ रही है, यूं आ रही है, और ये जाके मेन रिवर में मिल रही है जो कि ये है। ये होता है रिवर सिस्टम। एक बड़ी नदी में आसपास की छोटी नदियां जब मिलती हैं तो एक जाल बना लेती है, इस तरीके से एक स्टाइल स्ट्रक्चर बनता है, उसे हम कहते हैं रिवर सिस्टम। और ये पूरी एक एरिया में बह रही है, इसलिए इसे ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। सो एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम, एक नदी का जो पूरा सिस्टम है उसे ड्रेनेज बेसिन कहा जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आएगा ड्रेनेज क्या होता है।
ड्रेनेज मतलब होता है रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, एक एरिया में जो नदियां बह रही हैं वही बह रही हैं, बहना ही ड्रेनेज है, बहना ही ड्रेनेज है, नदियों का बहना ड्रेनेज है। चलते हैं आगे, चलते आगे। अब आप ये देख रहे हैं रिवर सिस्टम कैसा होता है, तो आप देखेंगे इस प्रैक्टिकल में कि एक नदी, मान लीजिए ये एक मेन रिवर है, ये एक मेन रिवर है जो ऊपर से ऐसे आ रही है, ठीक है। अब इसमें एक साइड से ये नदी आके मिल गई, एक छोटी सी नदी ये आके मिल गई, फिर यहां से एक नदी आके मिल गई, एक नदी यहां से मिल गई। सो ये रिवर सिस्टम बन गया बच्चों, यहां पे ना जाल बन गया, छोटी छोटी हेल्पफुल छोटी छोटी नदियां, सपोर्टर ट्रिब्यूटरीज आके मिल रही हैं इनटू द मेन रिवर, और वो जाके गिन रही है फिर ओशियन में, मतलब वो गिर तो ओशियन में रही है। मेजर रिवर में जब कोई रिवर छोटी छोटी ज्वाइन करें तो इस तरीके का जो सिस्टम बन गया इसे रिवर सिस्टम कहते हैं। और इस एरिया में जो रिवर पूरा एक सिंगल बह रही है इसे ड्रेनेज बेसिन कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। अब आप यहां पर देखेंगे क्या लिखा है, एनी एलिवेटेड एरिया। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिवेटेड एरिया? आप देखेंगे इस डायग्राम में आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि यहां पर क्या है, ये जो पानी आ रहा है ना, इस पानी के ये जो आप जैसे ये एरिया देख रहे हैं, ये जो एरिया देख रहे हैं ये थोड़ा सा ऊंचा भी दिख रहा है आपको, ये वाटर डिवाइड भी करता हुआ नजर आएगा, ये ऊंचा भी आएगा, इसी की वजह से वाटर डिवाइड भी होता है और ये एलिवेटेड पोर्शन है इसलिए होता है। एलिवेटेड पोर्शन मतलब एक हिल टाइप मान लीजिए आ गया। अब पानी क्या, पानी यूं बट गया और पानी यूं बट गया, ठीक है। इसकी वजह से पानी कॉन्टिन्यूस नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि ये अपलैंड एरिया है। ये क्या है, कोई हिल हो सकती है, कोई एलिवेटेड पोर्शन हो सकता है, एलिवेटेड मतलब उठा हुआ जमीन से ऊपर का हो सकता है, माउंटेन हो सकता है, माउंटेन हो सकता है, कोई अपलैंड हो सकती है, कोई जमीन में ऊंचाई आ गई है वो हो सकती है। इन सब की वजह से पानी ऐसे ना जाके पानी ऐसे डिवाइड होके जाएगा क्योंकि ये बीच में होगा और ये काम करेगा किसका बच्चों, वाटर डिवाइड का भी। सो क्या है, एनी एलिवेटेड एरिया, चाहे वो माउंटेन हो, चाहे वो हिल हो, चाहे वो अपलैंड हो, इट सेपरेट्स द टू ड्रेनेज बेसिन्स। एक ड्रेनेज बेसिन यूं आ रही है, अगर मान लीजिए यहां पर आपके बीचों बीच अगर कोई अपलैंड आ गया तो पानी यहां से कटेगा या पानी यहां से कटेगा। सो ये जो अपलैंड है इसकी वजह से क्या हुआ, ड्रेनेज बेसिन एक सिंगल ड्रेनेज जो सिस्टम था वो दो पार्ट में, मतलब दो पार्ट में डिवाइड हो गया, पार्ट ए एंड पार्ट बी, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। सो इट सेपरेट्स द टू ड्रेनेज बेसिन, ड्रेनेज बेसिन को डिवाइड कर दिया एंड सच अपलैंड्स, ये जो ऊंचाई है, ये जो स्पेस है जिसकी वजह से पानी डिवाइड हुआ उसे हम कहते हैं वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड मतलब एक ऐसी चीज जिसकी वजह से पानी दो हिस्सों में बट गया, दैट इज वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड का नाम जो है अपलैंड पे भी आ सकता है, कोई अपलैंड की वजह से वाटर डिवाइड हो गया, कोई हिल की वजह से वाटर डिवाइड हो गया, कुछ भी हुआ हो, ये जो अपलैंड का काम किया इसने वाटर को डिवाइड करने का काम किया, इसलिए ये वाटर डिवाइडर है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? यहां तक कोई भी डाउट, कोई परेशानी समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अब लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन की बात करें, क्योंकि जैसे रिवर सिस्टम हम बोल रहे हैं, रिवर सिस्टम क्या है, अभी मैंने बोला सर बहुत सारी छोटी छोटी रिवर जाके मेन रिवर में मिल गई, तो ये अमेजोन रिवर है, ये आप देख रहे हैं, ये अमेजोन ऐसे रिवर चल रही है, ये मेन रिवर ऐसे जैसे मान ली जा रही है, इसमें तमाम आप देखिए छोटी छोटी कितनी रिवर्स मिल रही हैं, पूरा नेट बना हुआ है, जाल बना हुआ है। नाउ दिस इज द लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन, द वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है, एक इलाके में बहने वाला पूरा ड्रेनेज बेसिन है, वो है अमेजोन रिवर का। मुझे ये बताएंगे अमेजोन रिवर कहां बहती है, किस कंट्री में है, ये मुझे आप नाम बता दीजिए, किस कंट्री में, फटाफट से कमेंट सेक्शन करके किस कंट्री में ये अमेजोन रिवर बहती है। सेकेंडली अगर इंडिया में बात करें लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन की, मतलब गंगा रिवर में बहुत सारी हेल्पफुल नदियां मिली हैं और फिर गंगा इतनी बड़ी है। आप खुद सोचिए कोई रिवर इतना बड़ा डेस्टिनेशन कैसे करके आ सकती है, गंगोत्री ग्लेशियर से जाकर सीधा अपना बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। ऑब्वियसली उस पानी के फ्लो में और भी हेल्पफुल रिवर्स आई होंगी, उन्होंने भी अपना अपना पानी दिया होगा, तब जाके ना आगे तक बढ़ती रही होगी नदी। सोचिए भाई कोई नदी कहां तक चल, इतना कितना पानी है, ये पानी आ कहां से रहा है, एक फ्लो के आने के बाद तो रुकेगा, बट ये रुका नहीं। क्यों नहीं रुका? ऊपर से कुछ पानी आया, नीचे से कुछ हेल्पफुल नदी आ गई, क्योंकि नीचे बारिश भी हुई होगी, उनमें पानी होगा, उन्होंने उसको प्रमोट किया और करते 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 गंगा को इंडिया का लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन सिस्टम जो पूरा बना दिया। तो इंडिया में क्या है, गंगा रिवर सबसे बड़ा लार्जेस्ट बेसिन करती है, मतलब इसमें बहुत सारे रिवर सिस्टम छोटे छोटे मिले हुए हैं, तब जाके एक बड़ा सिस्टम बना है, रिवर गंगा बनी है। उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों, ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, ड्रेनेज बेसिन की बात करें तो इंडिया में दो तरीके की नदियों का सिस्टम हम देखते हैं। इंडियन रिवर्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक वो नदियां जो जिनका ओरिजिन हिमालय पर्वत से है, यानी जिन्हें हिमालयन रिवर्स कहते हैं, और एक वो जो वेस्टर्न घाट पेनिनसुलर एरिया से अपना रिश्ता रखती है, वहां से चलती हैं, उन्हें हम पेनिनसुलर रिवर्स कहते हैं। अब बात है कि इन दोनों के बीच में आपको क्या पढ़ना है बच्चों, इन दोनों के बीच में कुछ तो डिफरेंस होगा, तो वो बेसिक डिफरेंस हम जानेंगे कि वो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द
पेनिनसुलर रिवर्स एंड द हिमालयन रिवर्स, वो देख लेते हैं। बात करें इन दोनों के डिफरेंस की तो पहला पॉइंट हिमालयन रिवर्स को पहले देखते हैं। हिमालयन रिवर्स क्या है? दे आर पेरिनियल। पेरिनियल का मतलब है कॉन्टिन्यू, जिनमें वाटर फ्लो होता रहे, कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर, लगातार पूरे साल 12 महीने जिनमें पानी रहता है उन्हें पेरिनियल कहते हैं, उन्हें पेरिनियल रिवर्स कहते हैं, जिनमें कभी पानी सूखता नहीं है। सो वाटर थ्रू आउट देयर, पूरे साल पानी रहता है। सो दे रिसीव वाटर, कहां से आएगा? हिमालय पर्वत पे पानी कहां से आ सकता है? सोचिए जरा। हिमालय पर्वत, हिम, हिम मतलब बर्फ, आइस, एक तो हो गया आइस, एक तो हो गया बच्चों आइस, मेल्टेड स्नो, जो बर्फ है वो पिघलती होगी, पानी बनता होगा। दूसरा क्या? बादल किसी के सगे थोड़ी है, बादल ऐसा थोड़ी है कि जो रेन है केवल वो प्लेन एरिया पे होगी, माउंटेन्स पे नहीं हो सकती। आप जब जम्मू कश्मीर गए होंगे, वैष्णो माता गए होंगे, आपने बादल देखे होंगे, फटाफट कभी भी बारिश होती रहती है। हिमाचल जाएंगे कभी भी बारिश होती रहती है। सो बारिश प्लेन्स में भी बारिश देते हैं, रेन जो है माउंटेन पे भी होती है। तो जो हिमालय पर्वत है, इनको जो पानी मिला कहां से मिला बच्चों? दे गेट वाटर फ्रॉम रेन और मेल्टेड स्नो, जो बर्फ जमी थी वो पिघलने लगी है। सो ये वो दो जगह पोर्शन है जिनसे हिमालय पर्वत को पानी मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, टू मेजर हिमालय रिवर्स की बात करें। ऐसा नहीं है हिमालय रिवर्स में केवल इंदस और ब्रह्मपुत्र, आप देखेंगे या आप कह सकते हैं बिग, हिमालयन रिवर्स बिग है। बिग मतलब, बी का मतलब हो गया बच्चों ब्रह्मपुत्र, बी का मतलब हो गया ब्रह्मपुत्र, आई का मतलब इंदस, जी का मतलब गंगा। हिमालयन रिवर्स काफी बिग है, बड़ी है, ये आप अभी देखेंगे, इनके जर्नी जो है वही काफी बड़ी है। तो जो दो ऐसी नदियां हिमालयन रिवर्स की जिनका नाम है बच्चों इंदस एंड ब्रह्मपुत्र बात करें, इनका ओरिजिन जो है वो इंडिया में नहीं है, इनका ओरिजिन इंडिया में नहीं है। ये दोनों की दोनों बाहर से आती है, काफी क्लोजेस्ट एरिया से आती है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। सो इंदस एंड गंगा ब्रह्मपुत्र मेड गॉर्जेस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गॉर्जेस? आपको एक इमेज नजर आ रही होगी, पहाड़ियों के बीच से एक नदी जाती हुई नजर आ रही होगी, जैसे ये आप देख रहे होंगे, दो पहाड़ियां उनके बीच से कट मारते हुए जो नदी है, जब दो ऐसे खाई सी बन रही हो, वी शेप जो बन रहे हो, ऐसा वी शेप जो दिख रहा है आपको, एक ये लाइन और एक ये लाइन, इनके बीच से जब नदियां, इसे गॉर्ज कहते हैं। पहाड़ों के बीच में से आती हुई सनसनाती आती हुई नदी, चीरती हुई, जैसा लगे कि पानी जो है ना उनको पहाड़ों को चीरता हुआ आ रहा है, इसे कहते हैं गॉर्ज। ये ब्यूटीफुल लैंडस्केप टाइप होते हैं। यहां पे जी करता है फोटो खिंचवा लूं, है ना, ऐसा फोटो खिंचवा लूं, ऐसे सीन होते हैं। तो दे ये जो गॉर्जेस हैं ये कब बनते हैं? आफ्टर कटिंग माउंटेन, जब माउंटेन्स के बीच से पानी चीरता हुआ चला आता है, ऐसा लगता है, तो उसे गॉर्जेस कहते हैं। यानी दो माउंटेन्स के बीच से जब पानी निकले तो उसे गॉर्ज कहलाते हैं। काफी अच्छे दृश्य होते हैं, काफी अच्छे लैंडस्केप बनते हैं, यहाँ पे इमेजेस होती हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, इनके बीच से ये पानी आता जा रहा है, ये पानी आप देख सकते हैं, ये पानी आ रहा है। तो इस तरीके की पिक्चर आपको देखने को मिलेंगी और इसे कहते हैं गॉर्ज। तो गॉर्ज क्या होता है? एक नैरो पैसेज होता है जमीन के बीच से, नैरो पैसेज फॉर होम, फॉर वाटर, वाटर निकलता हो रहा है जमीन, दो जमीनों के बीच से जो पानी जाने की जगह है, ये नैरो पैसेज है, इसे गॉर्ज कहते हैं। और अगर इसे आप ऐसे देखेंगे तो ये आपको वी शेप्ड ऐसा नजर आएगा, जैसे यहां से एक आ गया, यहां से पहाड़ चला गया, बीच से पानी आ रहा है, बीच से क्या आ रहा है? पानी आ रहा है। आई होप कि आपको गॉर्ज का मतलब समझ में आ गया, ड्रेनेज बेसिन समझ में आ गया, ड्रेनेज सिस्टम समझ में आ गया, रिवर सिस्टम समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है जो हिमालयन रिवर्स है, जो हिमालय से आने वाली नदियां हैं। फिर से याद कीजिए, हिमालय से आने वाली नदियां कौन सी हैं? बिग, ब्रह्मपुत्र, इंदस एंड गंगा। दे हैव लॉन्ग कोर्सेस। मैंने पहले बताया इनकी जर्नी बहुत बड़ी है, क्योंकि इनमें से दो नदियां, ये जो बी और आई है, ये दोनों आउट ऑफ इंडिया से आती हैं, ये दोनों आउट ऑफ इंडिया से आती हैं। क्या कोई बच्चा कमेंट सेक्शन में बता सकता है कहां से आती हैं? कहां से आती हैं, कोई बता सकता है? दे हैव लॉन्ग कोर्सेस फ्रॉम देयर ओरिजिन टू द सी। अब ओरिजिन टू द सी की अगर मैं बात करूं तो तिब्बत के यहां से नदियों का निकलकर एक लद्दाख में जाकर बल्तिस्तान जाकर उसके बाद चिलास पाकिस्तान में घुसकर उसके बाद वो जो 5 नदियां हैं, 5 नदियां जो हैं, जो इंदस, सतलुज, ब्यास, चेनाब, झेलम, इन रिवरों के वहां से पंचनद से होते हुए और जाकर अरेबियन सी में गिर जाती है। ये नदी बनती है आपकी इंदस। वहीं ब्रह्मपुत्र की बात कर लूं तो यहां से निकलकर तिब्बत में करीबन 1200 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद आपके नामचा बरवा पर्वत पे पहुंचकर अरुणाचल प्रदेश में दिहांग जोन में एंटर करके, वहां मतलब अरुणाचल प्रदेश के सादिया गांव में करके, वहां पे दिहांग रिवर से मिलकर, देवांग रिवर से मिलकर, उन रिवर से मिलने के बाद घुसती है भाई साहब अपना बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जाने के बाद क्या नाम पड़ता है इसका? नाम बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में, क्या नाम पड़ता है? उसके बाद चली जाती है बे ऑफ बंगाल में। तो आप देख सकते हैं, इतने मैंने नाम लिए,
इतने में कितने नाम काउंट हो गए? तो जर्नी तो ऑब्वियसली बड़ी रही होगी, जर्नी तो ऑब्वियसली बड़ी रही होगी। ये मैं समझाऊंगा, ये जस्ट मैंने ऐसे ही तुम्हें बताया बस। तो दे हैव लॉन्ग कोर्सेज फ्रॉम देयर ओरिजिन टू द सी, बड़ा लंबा रास्ता है। These rivers perform intensive erosional activity. Now, what is the meaning of intensive erosional activity? Intensive मतलब बहुत ज्यादा, erosion मतलब पहाड़ों को तोड़ तोड़ के अपने साथ ले जाना, एक्टिविटी मतलब काम। ये नदियों का काम है, क्योंकि मैंने आपको सिंपली जब आप क्लास लेक्चर देख रहे हो आपको बताया होगा, जब पानी को ऊपर से नीचे गिराया जाए, जब वाटर को ऊपर से गिराया जाए तो उसमें जो होती है आप समझ सकते हैं वेलोसिटी या स्पीड बहुत तेज होती है। स्पीड क्या होती है इसमें? बहुत हाई होती है। स्पीड क्या होती है बच्चों इसमें? बहुत हाई होती है। इतनी फोर्स होती है, जाके पहाड़ से टकराती है, पहाड़ को तोड़ती रहती है, दर 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 दर, लगातार कॉन्टिन्यूस वर्क है ना, टूट ही जाएगा एक दिन। मेहनत से क्या नहीं होता, ऐसे ही इन्होंने मेहनत करी है, परफॉर्म करना शुरू कर दिया, इरोजनल एक्टिविटी अपने साथ बहुत सारे पहाड़ों को तोड़ के ले जाती है। पहाड़ों को तोड़ने का मतलब है मिट्टी, मलबा, कचरा, ऐसा सिल्ट, सैंड, गाद, मिट्टी, छोटे छोटे कंकड़, पत्थर, बड़े पहाड़, पत्थर, ये सब आते होंगे। सो ये सब होता है इनके अपर कोर्स में। कहां होता है? अपर कोर्स, जहां से पहाड़ से निकलती है, स्टार्टिंग से अपर कोर्स से, एंड वहां से क्या लाती हैं? दे कैरिड ह्यूज अमाउंट ऑफ सिल्ट एंड सॉल्ट। सिल्ट मतलब वो रेती सी, सैंड मतलब मिट्टी सी। आप ऊपर जाइएगा देखना आपको मिट्टी, ऐसा जब शुरुआत होते पहाड़ है तो ऑब्वियसली जब वो पानी से टकराएंगे तो उनमें मिट्टी मिक्स होगी। तो जब वो कहीं रुकते होंगे, जो हमें नदी नजर आ रही है साफ, वो अपना मिट्टी डिपॉजिट करके आ चुकी है। आप ओरिजिन पे पहुंचेंगे बिल्कुल तो आपको वहां पे मिट्टी मिलेगी पानी में, तो वो अपने साथ मिट्टी और कंकड़ पत्थर ये बहुत लेके आती हैं। इस तरीके से आप देखेंगे, ये आपको कहीं ना कहीं पिक्चर आपने कहीं ना कहीं घूमने गए होंगे, वहां पे देखी होगी कि भाई ऐसा होता है एक्चुअल में। तो ये जब आ रहा है इसका मतलब इनका ओरिजिन पॉइंट आसपास, ये पहाड़ों को तोड़ के ला रही है, और मिट्टी जमीन से कहीं से नहीं आ रही है, मिट्टी जमीन से कहीं से नहीं आ रही है, ये इसी तरीके से आ रही है। और जब ये बीच में पहुंचते हैं, मतलब माउंटेन से निकलकर थोड़ा सा प्लेन एरिया वाले बीच हिस्से में पहुंचते हैं, तो वहां पे आपको पता चलेगा दे परफॉर्म मियांडर्स एंड ऑक्सबो लेक्स। मियांडर्स क्या होता है? नदी की एक्चुअल में चाल ये होती है चलने की, नदी आपने नाक की तरह देखी हुई ऐसे करती चलती है। ऑक्सबो लेक क्या है? फिर देखिए मैं आपको बताऊं, पानी जब ऐसे चल रहा है, सो पानी क्या होता है कि इसके आसपास जब आप देखेंगे तो ये जो पोर्शन है आपको ये मिलेगा लैंड। ये आपको क्या मिलेगा बच्चों? ये एरिया है लैंड का। ऑब्वियसली पानी तो बीच से बह रहा है ना, ये एरिया क्या है बच्चों? ये है लैंड, ये क्या है? लैंड है। अभी क्या होता है, पानी जब चलता है तो ऑब्वियसली बात है, आपने देखा होगा कई बार कोई पलेस्तर, या मतलब जिसे पलेस्तर हिंदी भाषा में कहते हैं ना, ऐसे सीमेंट से कोई रास्ता तो बना के दिया नहीं है पक्का कि नदी इसके बीच से बहेगी। नदी कभी दाएं भी हो सकती है, नदी कभी बाएं भी हो सकती है, नदी कभी इस तरफ से ज्यादा मिट्टी ले जा सकती है, कभी इस तरफ से ज्यादा मिट्टी ले जा सकती है। तो नदी का तो अपना नेचुरल वे है। सो ये क्या करते हैं, मान लीजिए ये पानी ऐसे जाने लगा, तो यहाँ जो मिट्टी थी ना, यहाँ जो मिट्टी थी, जो लहरें आप देख रहे हैं, इसने क्या करा, इस पानी ने इस पे फोर्स मारा, इस पानी ने इसको फोर्स मारा, फोर्स मारा, फोर्स मारते मारते इसको ऐसे मिट्टी तोड़ेगी, इसको मिट्टी यहां से तोड़ेगी, फिर यहां बहेगी, यहां बहेगी। अब क्या हुआ, यहां जाकर फिर ये ऐसे बहना शुरू हुई यहां पे, फिर यहां पे भी मिट्टी जो अपनी डिपॉजिट करेगी, मिट्टी डिपॉजिट करेगी। तो एक्चुअल में क्या होगा, जब मिट्टी डिपॉजिट हो जाएगी तो फिर जब आप देखेंगे, जब अगली बार नदी आएगी तो कहेगी ये तो मैं इधर से मुड़ लेती हूँ क्योंकि इधर तो मिट्टी पक्की जमा है, फिर इधर से तोड़ना शुरू करेगी। तो ये इसका प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा। सो ये जो हिस्सा है, अब जो आप ये हिस्सा देख रहे हैं, ये तो कट गया इससे, ये तो कट गया, ये वाला पोर्शन ये कट गया। ये क्या बन गया? ये ऑक्सबो लेक बन गया। पानी का ही पहले रास्ता था, पर मिट्टी डिपॉजिट होने की वजह से वो हिस्सा फिर बाद में कट गया, वो हिस्सा बाद में कट गया। देखा आपने, पानी की चाल बदल गई, अब पानी ऐसे लहराते चलेगा। तो इस तरीके से जो बनाता है इसे ऑक्सबो लेक कहते हैं, ऑक्सबो लेक। तो ऐसी पोजीशन ये जो होता है ऑक्सबो लेक होती है। एंड मेनी अदर डिपोजिशनल फीचर करती है, कई जगह मिट्टी करती है। दीज रिवर्स हैव वेल डेवलप्ड डेल्टाज। अब डेल्टाज भी इनमें बहुत बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि आप देखेंगे जब ये जाती हैं, जब ये ऐसा, जब ये नदियां ऐसे जा रही हैं, मान लीजिए ये नदियां ऐसे जा रही हैं, तो आप देखेंगे समुद्र में मिलने से पहले, मतलब पानी से मिलने से पहले ये अपनी मिट्टी यहाँ शेयर करती हैं, गिरने से पहले ऐसा शेयर करती है, यहाँ पे मिट्टी अपने यहाँ जमा कर देती है यहाँ पे। तो अगली बार जब नदी आएगी, अगली बार जब नदी आएगी तो क्या होगा कि वो पानी देख के वो डाइवर्ट होगी, वो पानी दाएं बाएं भागेगा। क्यों? क्योंकि उसके सामने मिट्टी है। अब मिट्टी को तो चीर नहीं सकते, मिट्टी तो आती जा रही है। आप ऐसे आ रहे हैं, आप मान लीजिए आपके सामने मिट्टी आ गई, तो आप क्या करेंगे? आप तो या तो राइट होंगे या लेफ्ट होंगे। भाई आपने यहाँ मिट्टी डाल दी, अब पीछे से जो बंदा आ रहा है वो तो देखेगा ये तो पक्का है, फिर राइट होगा या लेफ्ट होगा। तो इस तरीके से डेंड्रेटिक लाइक स्ट्रक्चर बनता है। जैसे कि ये मान लीजिए यहाँ पर ऐसे 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 ऐसे, और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर मिट्टी जमा है, यहाँ पर मिट्टी जमा है। ये जो मैं आपको ट्रायंगल शेप बना रहा हूँ, ये मिट्टी है, ये मिट्टी है, तो पानी बच बच के निकल रहा है। इस तरीके से जो येलो पोर्शन है वो उसे डेल्टा कहते हैं। पानी जब ओशियन, रिवर जब ओशियन में मिलती है, उससे पहले अपने साथ साथ जो मिट्टी लाती है उसको पहले फ्रंट में फेंकती है, फिर जब वो पक्का हो जाता है फिर वो जगह ढूंढती है निकलने की। ये इस तरीके से फिर स्ट्रक्चर बनता है जिसे डेल्टा कहते हैं।
तो ये ऊपर की नदियां बहुत बनाती है कि मिट्टी है। आप देख सकते हैं, ये देखिए पानी आ रहा है। अब ये जो है क्या हो रहा है, ये सब मिट्टियां तो छोड़ रहे हैं, ऐसे मिट्टी छोड़ते जाते हैं, ये ऐसे मिट्टी छोड़ते रहते हैं, फिर पानी इधर दाएं बाएं इधर उधर भागता है। तो क्योंकि आप समझ सकते हैं, इसमें कहना यह है ऊपर से आने वाली रिवर्स मिट्टी काफी लाती हैं, सिल्ट एंड सैंड बहुत होता है। ऑक्सबो लेक आप समझ सकते हैं, जैसे ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि पानी पहले ऐसा रहा होगा, पानी का कुछ स्तर ऐसे रहा होगा पहले ऐसे, बट अब क्या है, अब पानी ने मिट्टी जब यहां से जमा होती गई तो पानी ने अपना रास्ता बदल लिया, जैसे मैंने आपको बताया। और ये होता है डेल्टा। अब देख रहे हैं आप, ये जो येलो है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो पॉइंट है ये मिट्टी है, पानी इधर उधर से बच के निकल रहा है। यही मैंने आपको समझाया, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आ गया कि नहीं आ गया, एक बार जोर से बता दो इस समय, आ गया कि नहीं आ गया। ड्रेनेज चैप्टर बहुत ही प्रैक्टिकल चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, बस कुछ नहीं करना है। अभी तक आपको समझाया, सब कुछ प्रैक्टिकली प्रूव्ड किया है। और बात करते हैं, चलिए पेनिनसुलर रिवर्स की बात कर लेते हैं। अगर हिमालयन पेरिनियल है, कोई एक इंसान अगर क्लास में टॉपर है तो सब टॉपर नहीं हो सकते। अगर वो पेरिनियल है, उनमें हमेशा पानी रहता है, तो इनमें हमेशा पानी नहीं रह सकता है, क्योंकि एक तो दूसरे के अपोजिट है। सो ये क्या है, ये सीजनल है। सीजनल मतलब पेरिनियल नहीं है। सीजनल मतलब बच्चों पेरिनियल नहीं है। पेरिनियल मतलब वाटर थ्रू आउट नहीं है। वाटर थ्रू आउट क्या लिखें, 365 डेज नहीं है। चलिए इतने शॉर्टकट में समझ लीजिए, 365 डेज वाटर नहीं है। बिकॉज क्यों नहीं है, बिकॉज देयर फ्लो डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल। और रेनफॉल क्या होता है, रेगुलर नहीं होता है। रेनफॉल क्या होता है बच्चों, रेगुलर नहीं होता है। ऐसा कहां लिखा है कि 365 डेज ही बारिश होगी, नहीं होगी। तो जो पानी, जो रिवर का पानी रेनफॉल पे डिपेंडेंट है, इसका मतलब है उसमें कभी पानी ज्यादा होगा, कभी कम होगा, सूख भी सकता है, सूख भी सकता है। सो ड्यूरिंग ड्राई सीजन, जब सूखा रहता है, गर्मी ज्यादा हो जाए, तो रिडक्शन इन फ्लो देखने को मिलता है, पानी में बहाव कम होता है, हो सकता है वो चीज सूख भी जाए। सो बड़ी बड़ी जो नदियां, उनमें पानी कम होने लगता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। जब तक आपका रेनफॉल तेज होगा, रेनफॉल तेज होगा तो पानी बहुत फ्लो दिखेगा, रेनफॉल कम होगा तो पानी कम दिखेगा, और रेनफॉल अगर कुछ समय नहीं पड़ा तो पानी सूखा हुआ भी मिलेगा। तो पेरिनियल रिवर्स का वो फायदा है और नॉन पेरिनियल का ये फायदा है। पेनिनसुलर रिवर्स की बात कर ले, दे हैव शॉर्टर और शैलोवर कोर्सेज। शैलोवर मतलब इनके रास्ते जो है वो क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, स्मॉल होते हैं। और ये इतनी डेप्थ में भी, डीप में भी नहीं होती, इतनी बड़ी नदियों नहीं है जितनी की वो बिग नदियां थी। वो बिग थी, ये स्मॉल नदियां मान लो। शॉर्टर कोर्सेज आप समझ सकते हैं कि आप जो है वेस्टर्न घाट के यहां पैदा हो रहे हैं। नर्मदा तापी यहां है मध्य प्रदेश के अंदर, गोदावरी कावेरी कृष्णा ये सब यहां है। इतने में क्या हिस्सा ये कवर कर लेंगे, क्योंकि यहां बे ऑफ बंगाल, यहां अरेबियन सी, जबकि वो वहां तिब्बत से निकलकर यहां से ऐसे जा रही है, वो ब्रह्मपुत्र उधर से निकलकर फिर इधर आ रही है। रास्ता उनके पास बड़ा है, इनके पास छोटा रास्ता है। सो दे हैव शॉर्टर एंड स्मॉलर कोर्सेज। और जो ज्यादातर नदियां हैं, दे हैव कहां पे ओरिजिन होती है, वो इन द वेस्टर्न घाट। अब वेस्टर्न घाट कहां है गुरुजी, वेस्टर्न घाट कहां है मेरे गुरुजी, बताओ जरा। वेस्टर्न घाट कहां होता है, वेस्टर्न साइड होगा, सीधी सी बात है, घाट है तो किसी किनारे होगा। ये रहा वेस्टर्न, ये वेस्ट साइड है, इसी को कहते हैं वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में इनका ओरिजिन होता है, एंड दे फ्लो टुवर्ड्स वे ऑफ बंगाल। तो आप देखेंगे जो नदियां वेस्टर्न घाट में पैदा हुई हैं, ये सब इस तरफ भागती हैं, ये सब इस तरफ भागती हैं, एक्सेप्ट नर्मदा एंड तापी, एक्सेप्ट नर्मदा एंड तापी। ये दो नदियां हैं जो वेस्ट की साइड बहती हैं, ये जो है वो वेस्ट की साइड बहती हैं, ठीक है। उधर उनका बहने का रीजन है इंक्लिनेशन, इंडिया ऐसे थोड़ा सा इंक्लाइंड है तो उस तरफ है, बट वो तो होती ही वेस्टर्न घाट के इस साइड है, तो उनको ये पहाड़ रोक लेता, वो उधर नहीं जाती, वो इधर चली जाती है, वो इधर चली जाती है। इसीलिए कहते हैं कि ये वाली जो है क्या बनाती हैं, ये बनाती हैं डेल्टाज और ये बनाती हैं ईस्चुरीज। क्या फर्क है दोनों में, ये भी बता देंगे, क्या फर्क है दोनों में ये भी बता देंगे। डेल्टा तो अपने सामने मिट्टी रखता है, ईस्चुरी का ऐसा होता है कि इतनी मजबूत मिट्टी नहीं होती, या फिर मैं ये कहूं सिंपली इतनी कम मिट्टी होती है कि वो समुद्र में कब खो जाती है पता नहीं चलता। सो मीटिंग पॉइंट ऑफ फ्रेश वाटर एंड ओशियन वाटर, रिवर का पानी जहां मिले और ओशियन का पानी जहां मिले, ऐसा घुल मिल गया। नाउ दिस पॉइंट इज क्या है, ईस्चुरी है। पर ये डेल्टा में नहीं है, डेल्टा में ऐसा है, ये मिट्टी है, इसकी वजह से मेरी उंगलियां देख रहे हो चारों तरफ फट रही हैं ऐसे, मतलब इधर उधर भाग रही हैं, ये डेल्टा है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ईस्चुरीज एंड डेल्टास। बढ़ते हैं आगे की तरफ, चलिए एक एक करके हिमालयन रिवर्स को थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन में पढ़ लेते हैं, थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं। आप लोग भी समझ रहे होंगे, थोड़ा सा ऐसा डिस्क्राइब करने से, एक्सप्लेन करने से ऐसा अच्छा रहता है। डिस्क्राइब प्लस एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन जो भी बन जाए ऐसा मजाक में, ठीक है। इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, डोंट वरी, याद रखने के लिए आप कह सकते हैं कि हिमालयन रिवर्स बिग है, ब्रह्मपुत्र, इंदस एंड गंगा। सो रिवर अलोंग विद इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड
रिवर सिस्टम। मैंने आपको पहले ही बताया ये एक रिवर जा रही है, ये एक मेन रिवर है। ये क्या है बच्चों? मेन रिवर है। इस रिवर में एक नदी यहां से जुड़ी, एक नदी यहां से जुड़ी, एक यहां से जुड़ी, एक यहां से जुड़ी। सो जो पर्पल है वो क्या है बच्चों? मेन रिवर है। पर्पल है क्या है बच्चों? मेन रिवर है। और जो ब्लू कलर है वो क्या है बच्चों? दीज आर दी ट्रिब्यूटरीज। बहुत सारी उसकी छोटी छोटी नदियां हैं जो मिलकर एक बड़ी नदी बना रही है। इसे क्या कहते हैं दोनों को मिला के बच्चों? इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं? इज इक्वल टू रिवर सिस्टम। क्या कहते हैं? रिवर सिस्टम। रिवर एक है, उसके साथ और नदियां मिल गई तो एक सिस्टम बन गया, रिवर सिस्टम। आई होप आप यहां तक एंजॉय कर रहे होंगे। कर रहे हैं कि नहीं करने? कर लो भाई, कर लो, करना भी चाहिए एंजॉय। पढ़ाई चल रही है, लड़ाई नहीं चल रही है कि एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। चलो सो बात करते हैं इंडस रिवर सिस्टम की। सबसे पहले इंडस रिवर सिस्टम की बात करें, ऐसा नहीं है मैंने बिग लिखा तो आप आईजी से शुरू करते हैं, वो जस्ट एक ट्रिक बताइए। आप बी से भी शुरू कर सकते हैं, आप आई से भी शुरू कर सकते हैं, आप गंगा से भी शुरू कर सकते हैं। पढ़ना आपने एग्जाम में ऐसा नहीं है कि पहले इंडस ही पूछा जाएगा फिर आपके पास गंगा आएगा फिर ब्रह्मपुत्र, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। इंडस रिवर की बात करो, इंडस रिवर कहां राइज होती है, कहां से निकलती है? तिब्बत में निकलती है। कहां पे निकलती है? तिब्बत में निकलती है। कहां पे निकलती है? मानसरोवर पॉइंट, वहां पे जो लेक है उस झील के पास से निकलती है। उसके बाद वो वेस्ट की तरफ बहती है। मैंने आपको सिंपल सी बताई थी, अगर आपको नहीं भी याद रहे तो आप ये देख लीजिएगा, ये तिब्बत का पॉइंट हो गया। ठीक है, ये तिब्बत का पॉइंट हो गया। इंडस यूं चलती है लद्दाख की तरफ, ब्रह्मपुत्र थोड़ी सी यहां उससे थोड़ी सी दूर है, वो चलती है इधर ईस्ट की तरफ, ये चलती है इधर ईस्ट की तरफ। तो आप दोनों में फर्क समझ सकते हैं कि कौन सी नदी कहां चलती है। बहुत बेसिक से समझेंगे कौन सी नदी कहां है। इंडस जा रही है ऊपर की तरफ, ब्रह्मपुत्र जा रही है ईस्ट की तरफ। ठीक है, तो फ्लोइंग वेस्ट, वेस्ट गई, एंटर्स इंडिया, इंडिया में घुसेगी। तिब्बत के बाद ये जो मैंने बताया इधर कहां पे, इधर आप देखेंगे तो आपको ये मिलेगा कहां? लद्दाख। कहां मिलेगा बच्चों? तिब्बत से चलने के बाद ऐसा चीन से ऐसा क्रॉस करते करते लद्दाख आता है। कहां पहुंची? एंटर्स इंडिया, कहां? लद्दाख। लद्दाख में जाके बनाती है गॉर्ज। गॉर्ज क्या होता है? मैंने आपको बताया, लद्दाख में ऐसे पहाड़ है हमारे बर्फ के, उनके बीच से चीरती हुई ऐसे निकल के चली आती है, उनके बीच से चीरती हुई ऐसे करके चली आती है। ऐसे इंडस निकल के आ गई यहां से, ऐसे ऐसे पहाड़ों के पीछे से आ रही है। मतलब ये तो मैंने वैसे दिखाया, पहाड़ों के पीछे से ऐसे निकल के आ गई। ठीक है, गॉर्ज बनाने शुरू कर दिए, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गॉर्ज बना रही है। चलिए अच्छी बात है, गॉर्ज बना रही है। लद्दाख में पहले से कुछ हेल्पफुल नदियां थी, जैसे कि जस्कर, न्यूब्रा, श्योक और हुंजा, ये जो ज्वाइन करती है इंडस को। तो यहां पर इंडस को थोड़ी सपोर्ट मिलती है रिवर की, छोटी छोटी वहां पे जो है हुंजा, श्योक, नुब्रा, जस्कर, ये वैली भी है, घाटी भी है, वहां जाके ये ज्वाइन करती है। कहां पर? लद्दाख कहां है? कश्मीर रीजन में है। इसके बाद इंडस फिर बहना शुरू करती है, रुक थोड़ी रही है, फिर वो पहुंचती है बल्तिस्तान एंड गिलगिट। अब लद्दाख का जो आप एरिया देख रहे हैं, अगर मैं ऐसे बताऊं आपको, ये लद्दाख का एरिया जो आप देख रहे हैं, इसके यहां ऊपर आपको मिलेगा गिलगिट बल्तिस्तान, गिलगिट बल्तिस्तान मिलेगा, गिलगिट बल्तिस्तान। और इसी गिलगिट बल्तिस्तान से थोड़ा सा नीचे है चिलास, पाकिस्तान वाला एरिया, थोड़ा सा इससे नीचे है, थोड़ा सा इससे नीचे है। ये जो येलो पॉइंट है मैं आपको बता देता हूं, ये है चिलास, पाक, यहां की तरफ जाएगी। मतलब ये ऐसे यहां से मान लो ऐसा, ये तिब्बत है, यहां से ऐसे गई, फिर ऐसे ऊपर गई और फिर नीचे जाके, और फिर क्या करेगी? फिर ऐसे पंजाब के पैरेलल, जैसे मान लो यहां पे ऐसा पंजाब आ जाए, उसके पैरेलल चलेगी और फिर जाके कहां गिरेगी? अरेबियन सी में गिरेगी, अरेबियन सी में गिरेगी। अभी बताएंगे, पूरी तरीके से बताएंगे। इंडस जाती है गिलगिट बल्तिस्तान की तरफ, पहुंच गई, वहां ऊपर पहुंच गई। ठीक है, पहुंच गई है। अब आप देख लीजिए, आपके सामने एक नक्शे, एक मैप में भी मिलेगा आपको, वहां से इंडस चलती हुई आ रही है। ये रही बच्चों इंडस चलती हुई आ रही है, ये आ रही, ये आ रही, लद्दाख में गई, जस्कर, श्योक, नुब्रा, इन सब में मिली। ये सब में जाते 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 ऊपर पहुंची, ये पहुंच गई बल्तिस्तान बच्चों, बल्तिस्तान पहुंची, ऐसा ऊपर गई, गिलगिट आ गया, गिलगिट से ऐसा नीचे गई, नीचे गई, नीचे गई, ऐसा पाकिस्तान में गई। थोड़ा सा ही नीचे आपको यहाँ पे चिलास मिल जाता है, यही चिलास है, यही चिलास है, वैसे यही चिलास है। फिर ऐसे ऐसे नीचे जाती है, ऐसा पंजाब के पैरेलल ऐसे चल चल के फिर नीचे अरेबियन सी में चली जाएगी, अरेबियन सी में गिर जाएगी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताइए बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? सो बल्तिस्तान गिलगिट के बाद दे इमर्ज फ्रॉम माउंटेन्स। माउंटेन्स कौन सा? ये जो एटॉक है ना, ये पाकिस्तान में है, ये एटॉक पाकिस्तान में है। तो बल्तिस्तान से जो मैंने बताया, जैसे यहां बल्तिस्तान था, उसके बाद पाकिस्तान में एटॉक से नजर आती है, वही चिलास वाले एरिया के वहां पे ही आपका एटॉक पाकिस्तान नजर आएगा। पाकिस्तान के एटॉक पर्वत कहां है? मिठानकोट के पास, मिठानकोट के पास। यहां पर क्या है? वो पंजाब के पहले चलती, फिर वहां पे वही नदियां सतलुज, रावी, ब्यास, चेनाब एंड झेलम, पंच जो नदियां हैं वो वहां पे उसको मिलती हैं, दे जॉइंड इंडस। तो ये नदियां हमारे पाकिस्तान, हमारे नहीं मतलब कि पाकिस्तान से होते हमारे पंजाब में
जो नदियां चल रही है उनके साथ टच करते हुए नीचे अरेबियन सी में गिर जाती है, और ये 5 हमारे पंजाब में है। ठीक है, हमारे पंजाब में। बात करते हैं नेक्स्ट, तो देख सकते हैं आप ये एटॉक है, एटॉक से कोट मिठानकोट ये दूरी है 600 650 किलोमीटर की, यहां से ऐसे ऐसे आएगी और ये आपका पंजाब के पैरेलल चल रही है। 5 नदियां हमारी ऐसे जा रही हैं और उसके बाद नीचे चल के ये फिर जो है अपना कराची से होते हुए ऐसा नीचे से जाते जाते अपना जो है वो गिर जाएगी नीचे की तरफ। ठीक है, चलते हैं आगे। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया कि कैसे उसने तिब्बत से यहां से जर्नी शुरू करी लद्दाख से, क्योंकि हमारा वाला एरिया ये पड़ जाता, फिर ऐसे यहां पे गिलगिट बल्तिस्तान, फिर यहां से नीचे आया चिलास, फिर एटॉक, फिर यहाँ पे माउंटेन, फिर उसके बाद मिठानकोट, फिर ये पूरा शहर होते 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 नीचे मिठानकोट, फिर यहाँ खत्म। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे की तरफ। नाउ इंडस फ्लो साउथवर्ड, साउथवर्ड का मतलब नीचे की तरफ आके गिरी थी अभी मिठानकोट के पास से, जॉइंस अरेबियन सी, तो अब गिर गई अरेबियन सी में। तो इस तरीके से इंडस की जर्नी हुई खत्म। सोचिए कितनी बड़ी दूरी है, कितनी बड़ी दूरी है, 2900 किलोमीटर की दूरी है, 2900 किलोमीटर की दूरी है। दैट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। विश्व में, वर्ल्ड में जितनी बड़ी लंबी लंबी नदियां हैं ना, लार्जेस्ट नहीं लंबी लंबी, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट नहीं लॉन्गेस्ट, उनमें से एक है इंडस। 2900 किलोमीटर का करती है। अगर मैं बात कर लूं, ये जर्नी शुरू हुई फ्रॉम तिब्बत टू अरेबियन सी, ये डिस्टेंस है 2900 किलोमीटर। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी दूरी है, मजाक थोड़ी है, काफी लंबी बड़ी दूरी है। आगे चलते हैं। अ लिटिल ओवर 1/3, 1/3 से ज्यादा का हिस्से की बात करूं, जो इंडस का बेसिन है, इंडस का जो रिवर सिस्टम है, लोकेटेड लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब, इधर मिल गया, इधर आके मिल गया है। बाकी जो 2/3 बचा हुआ हिस्सा है वो सारा का सारा पाकिस्तान में आता है। मतलब अगर इंडस रिवर के एरिया को देखूं कि इंडस कहां कहां है, इंडस भाई क्या कर रही है, तो देखूंगा कि 2/3 जो है वो पाकिस्तान में, क्योंकि आप देख रहे हैं आधे से ज्यादा इसने पाकिस्तान लिया है ना। हमारे यहाँ पर तो आप समझ सकते हैं ज्यादातर लद्दाख में इसने एंट्री दिखाई, बाकी तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब में तो 5 नदियां, 5 नदियां कौन कौन सी हैं, ब्यास, सतलुज, रिवर, चेनाब, झेलम, ये आपने पढ़ी ना, उनके पानी से टच होकर फिर हमारे को पानी आ रहा। तो इतना थोड़ी पानी आ रहा, इतना थोड़ी पानी है। समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी क्या थी? इंडस वाटर के ऊपर एक समझौता हुआ था, क्योंकि सिंधु नदी की अगर हम उसे लद्दाख में मोड़ लेते, सपोज प्रैक्टिकली सोचो, अगर हम मोड़ लेते तो पाकिस्तान को पानी कहां से मिलता, हम उसे इधर उधर मोड़ लेते, हमारे देश में रह जाती। सो क्या हुआ, 1960 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे उस समय, एक मैं नाम बोल रहा हूं, अबुल क्या, कुछ कंफ्यूजन है नाम, एक बार आप देख लीजिएगा। उनके साथ एक एग्रीमेंट होता है कि हिंदुस्तान जो है वो सिंधु नदी का केवल 20% पानी ही यूटिलाइज कर सकता है। अब पानी इसलिए देखिए, हर रिवर को तो नीचे से डाउनवर्ड एरिया से ऊपर नहीं ले जाया जा सकता, पेनिनसुलर से नहीं ले जा सकता। हम गंगा को कैसे मोड़े वहां तक पूरा ले जाने के लिए, भाई फिर इधर के एरिया में दिक्कत होगी। ब्रह्मपुत्र है उधर, उसको एरिया की जरूरत पड़ रही है, तो हमें वेस्ट साइड में रिवर की तो नीड ऑब्वियसली थी, क्योंकि हमारे सर के ऊपर से रिवर जा रही है तो हम तो लेंगे भाई पानी। तो अब अगर हम वो सारा ले ले तो पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, फिर हमें वो समझौता करना था, क्योंकि उस पर फिर बवाल हो रहा था। सो ये एग्रीमेंट हुआ कि हिंदुस्तान 20% वाटर यूज करेगा, और किन के लिए करेगा? फॉर पंजाब, हरियाणा एंड साउथर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। इन इलाकों को पानी देने के लिए सिंधु नदी के पानी का 20% यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं। बाकी 80% का क्या है? फिर बाकी 80% ले गया पाकिस्तान, बाकी 80% किसके पास है? पाकिस्तान के पास। ठीक है, तो समझ सकते हैं कि ज्यादातर पार्ट पाकिस्तान में ही है, इसीलिए बोला 2/3, 1/3 हमारे पास है। तो ये हमारे साइन हो रहे हैं, आप पहचान सकते हैं फोटो में। बताइए कौन है, बताओ पहचानो कौन, पीछे देखो, पीछे कौन है बताइए जरा। तो आप कमेंट सेक्शन में नाम बताइए। आप पढ़ते हैं गंगा मैया के बारे में, गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। सो गंगा की बात करें तो गंगा पहले गंगा नहीं है, पहले तो ये जान लीजिए। ये मिलकर बनी है 2 नदी से, भागीरथी प्लस अलकनंदा इज इक्वल टू गंगा। भागीरथी प्लस अलकनंदा इज इक्वल टू गंगा। गंगा का नाम गंगा ऐसे पड़ता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से गंगा नहीं है, पहले तो ये भागीरथी है। भागीरथी आती है भैया एक ग्लेशियर से जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर, इसलिए कई बार लोग ऐसा मजाक में कैसे डायरेक्टली बोलते थे कि गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से आई है। ठीक है, एक पार्ट तो आया ही है, कह सकते हैं इनडायरेक्टली, बट प्योरली तो नहीं आई है। सो गंगा जो है, सबसे पहले आप समझ लीजिए, भागीरथी एक नदी है जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से आती है। फिर वो मिलती है अलकनंदा से, कहां पर? देवप्रयाग एट उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक जगह है देवप्रयाग, वहां से एक तरफ से आपने फोटो देखी होगी, वो मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। है तो ये रहा, इधर से नदी का आना, इधर से एक नदी का आना, और यहां पर ये देवप्रयाग है,
यहां पर अलकनंदा प्लस भागीरथी की मुलाकात होती है, अलकनंदा प्लस भागीरथी की मुलाकात हो रही है। यहां से जाकर ही आपको पता चलेगा कि ये जो है अब क्या बनने वाली है, अब गंगा बनने वाली है। देवप्रयाग पर दोनों की मुलाकात हुई, आगे हरिद्वार तक बहती हैं और हरिद्वार के बाद जो है आप समझ सकते हैं उबड़ खाबड़ एरिया हो गया बंद, अब होता है प्लेन एरिया स्टार्ट, और उसी प्लेन एरिया से नाम पड़ता है हर हर गंगे मैया गंगे। यहां से नाम पड़ा गंगा। अब तक वो भागीरथी थी, फिर एक अलकनंदा मिली, अब तक उसकी पहचान भागीरथी प्लस अलकनंदा है, गंगा नहीं है। जब वो हरिद्वार में प्रवेश करती हैं उसके बाद से नाम पड़ता है गंगा। समझ सकते हैं, यहां से आपकी जो है क्या आ रही है, भागीरथी आ रही है, यहां से फिर आपकी अलकनंदा आ रही है, दोनों पानी मिले मिली बनी क्या, गंगा। और गंगा का नाम गंगा लोग कब जानने लगे, जब वो हरिद्वार में आकर नजर आती हैं तभी लोग हैं, उससे पहले तो आप दो नदियां अलग अलग हैं। उम्मीद है कि समझ में आ गया है। गंगा नदी को एक और बड़ी नदी ज्वाइन करती है जिसका नाम है, आपने यमुना तो सुना होगा, उसके अलावा घाघरा गंडक कोसी है ना, YGGK। जीजी के क्यों जाना है, तो जीजी के इसलिए जाना है क्योंकि जीजी के यहां रहती है गंगा, जीजी मतलब घाघरा, गंडक, के मतलब कोसी, यमुना। यमुना की बात कर ले, यमुना जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से आती है, भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर से आती है, तो यमुना आती है अपने नाम जैसे ग्लेशियर यानी कि यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुना की इतनी तारीफ क्यों, क्योंकि ऐसी देवी है एक और, ये भी यमुना मैया है जो कि गंगा मैया के पैरेलल चलती हैं, पर उससे इतनी नाराज है कि उससे बीच में मुलाकात नहीं करनी है। मुलाकात करूंगी जीजी, पर कहां, इलाहाबाद में करूंगी, कहां करूंगी, प्रयाग में करूंगी, अभी नहीं मिलेंगे जीजी, अभी तो पैरेलल चलेंगे दोनों, हम दोनों पैरेलल चलती हैं, मिलती हैं कहां, इलाहाबाद में जाकर। घाघरा गंडक कोसी फिर कहां से आई, ये इनकी मुलाकात कहां से हो गई, ये आई बच्चों नेपाल हिमालय से। कहां से आई, नेपाल हिमालय से। मैं आपको बता देता हूं, अगर मेरे पास डायग्राम होगा तो। यस, हमारे पास एक मैप है, यहीं से हम समझेंगे। आप देखेंगे बच्चों, ये रही गंगा, ये ऊपर से ऐसे निकल के आ रही है, ये अपनी यमुना निकल के आ रही है, देखिए यहां जाके मिलते हैं, ये मीटिंग पॉइंट है दोनों का इलाहाबाद, ठीक है। उसका देखेंगे ये अपना नेपाल हिमालय है, नेपाल हिमालय की बात करूं तो ये रहा, ठीक है। यहां से आप देखेंगे आपको मिलेगी घाघरा गंडक कोसी, तीनों नदियां आपको यहीं से मिल रही हैं, घाघरा गंडक और कोसी, घाघरा गंडक कोसी। जी नजर नहीं आ रहा, ये तो GGK, घाघरा गंडक कोसी। और ये रही वाई, ये रही गंगा, गंगा यहां से तो नहीं कहेंगे, यहां से हम कहेंगे भागीरथी, और फिर अलकनंदा की मुलाकात यहां ऐसे बीच में उत्तराखंड के पास, और उसके बाद बनती है क्या, गंगा, जहां पे इसका पॉइंट दिखा रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए गंगा यमुना तक हम बात कर ही रहे हैं। फ्रॉम अपलैंड, जो जमीन से उठे हुए पार्ट के ऊपर की बात करें, गंगा को ज्वाइन करती है कौन सी नदियां, चंबल, बेटवा एंड सोन, चंबल, बेटवा एंड सोन। अब आप देख लीजिए, इस पॉइंट को मैं हटा देता हूं, देखिए ये रही चंबल, ये अपलैंड है, यहां पे थोड़ी सी आपने देखा है राजस्थान की तरफ इस तरफ पहाड़ियां हैं, चंबल, सोन एंड बेटवा, ये नदी जो है गंगा को जाकर ज्वाइन कर रही है, ये ऐसे जाके ज्वाइन कर रही है, आप देखेंगे यहां से ये ज्वाइन हो गई, ठीक है। सो गंगा में चंबल बेटवा जोन जो है वो पहाड़ीले थोड़े से इलाके से अपलैंड वाले एरिया से ज्वाइन करती है ना। दे हैव शॉर्टर कोर्सेज, और इन नदियों का तो छोटा रास्ता है क्योंकि ये जाके मिल गई गंगा में। दे हैव शॉर्टर कोर्सेज एंड दे डू नॉट कैरी मच वाटर, तो इनके अंदर ज्यादा पानी होता नहीं है ना। सो उसके बाद क्या होता है, गंगा तो अपना रास्ता चली रही है भाई, गंगा को थोड़ा फोर्स मिल गया इन तीन नदी के और आने से, ये नदियां इतनी बड़ी नहीं थी कि और आगे रास्ता कर पाती, ये गंगा में आगे मिल गई। गंगा चल रही कहां है, ईस्ट की तरफ, आपने देखा इलाहाबाद के बाद ये चल रही है इस तरफ, ईस्ट की तरफ चल रही है, और ये चलती है फरक्का जो कि वेस्ट बंगाल है, वहां तक चले तो वहां तक चलती रहती है, मतलब वेस्ट बंगाल तक पहुंची, तो वहां जाके क्या पता चला, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है ये गंगा डेल्टा का। डेल्टा तो आप समझ सके, वहां गंगा आप मिलने की तैयारी करेगी, गंगा यहां जाके एंड होने को है, बिल्कुल मतलब कि ये समझ लो यहां जाके रुकावट है उसमें, यहां तक अपना चलती है, ये रहा फरक्का, यहां तक मैं आपको ये रहा फरक्का, ये पूरा का पूरा अपना ईस्ट पॉइंट हो गया। अब यहां से क्यों हम रुकने की कह रहे हैं, क्योंकि यहां से क्या होगा, गंगा का आधा हिस्सा गिरेगा इधर नीचे और गंगा का आधा हिस्सा जाएगा इधर बांग्लादेश में, दो हिस्से होने वाले हैं, गंगा दो हिस्से होने वाले हैं, गंगा बटेगी, अब गंगा दो, वाटर डिवाइड होने वाला है गंगा का क्या होने वाला है बच्चों, वाटर डिवाइड होने वाला है, तो गंगा का पानी बटा, तो जो फरक्का तक जहां तक गंगा गई वो था नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा का डेल्टा का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, क्योंकि ऊंचा है, उसके बाद से ऐसे जाएगी और उसके बाद से ऐसे बांग्लादेश में घुसेगी। अब देखिएगा जरूर, अब देखिएगा जरूर क्या होता है,
कि अब ये आपकी रिवर है, ये गंगा ऐसा यहां फरक्का थी, यहां से ऐसा एक रिवर यहां गई, जाएगी ये भी बे ऑफ बंगाल में, ये यहां से ऐसा नीचे निकल गई हुगली रिवर, ये अपनी ऐसे पद्मा बनेगी, ये बाद में मेघना बनेगी और नीचे आके गिर जाएगी, भागीरथ हुगली यहां से अपना। अब देखिएगा ध्यान से, सो फ्रॉम वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के यहां पहुंचकर समझिए वाटर डिवाइड हो गया, बिल्कुल हमने देखा, एक बना पार्ट भागीरथी हुगली जो कि हमारे यहां पर रहेगा, इट फ्लो साउथवर्ड, नीचे की तरफ गया, जाकर क्या हुआ, बे ऑफ बंगाल में मिल गया, सिंपल है, एक पार्ट मिला दिया बे ऑफ बंगाल में। अब बांग्लादेश वाले का क्या होता है, सो जो मेन स्ट्रीम थी, जो मुख्य धारा थी, जो सीधी सीधी चली जा रही थी, क्योंकि ये तो वाटर डिवाइड होकर नीचे गिर गई, जो मेन स्ट्रीम थी दैट फ्लो साउथवर्ड इनटू बांग्लादेश, तो वो नीचे की तरफ कहां गई, साउथवर्ड यानी बांग्लादेश की तरफ चली गई, एंड जॉइंड बाय ब्रह्मपुत्र, क्योंकि यहां से असम की तरफ से ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में एंटर कर रही थी, यहां से ऊपर से असम की तरफ से ब्रह्मपुत्र एंटर कर रही थी, दोनों मिली, जॉइंटली नोन एज मेघना। मेघना कैसे बनी, फिर मेघना कैसे बनी बच्चों, जो मेन स्ट्रीम थी गंगा की, गंगा नदी की, तो आप बोल सकते हैं गंगा नदी की मेन स्ट्रीम प्लस, या फिर गंगा ही नदी का प्लस क्या कहते हैं ब्रह्मपुत्र इज इक्वल टू मेघना। उसके बाद क्या होता है, ये भी नीचे गिरेंगी तो फ्लोज बे ऑफ बंगाल, फिर बनाती है डेल्टा। डेल्टा कैसे बनाती है, डेल्टा बनता है मिट्टी के कारण, तो गंगा में तो इतनी मिट्टी नहीं आ रही थी, पर ब्रह्मपुत्र जो थी वो अभी भी ऊपर पहाड़ के एरिया से आ रही है, वो अरुणाचल प्रदेश से मिट्टी लेके आती है, काफी ज्यादा लेके आती है, इनफैक्ट इतनी मिट्टी लेके आती है कि इसकी वजह से असम में और बांग्लादेश में बाढ़ बनी रहती है, यही रीजन है बाढ़ बनने का। और फॉर्म डेल्टा, कौन सा डेल्टा बनाती है, ये बनाती है सुंदरबन डेल्टा, आप सभी जानते हैं सुंदरबन डेल्टा बनता है, तो मुझे बता दिए सुंदरबन डेल्टा किस स्टेट में है, सुंदरबन डेल्टा किस स्टेट में, और समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कि भाई ये बांग्लादेश में एक चला जाता है, वहां जाके ब्रह्मपुत्र ज्वाइन होती है, फिर जिसको मेघना कहते हैं, जो कि आपने ये देखा होगा, ये देखिए ये डेल्टा है सारे, ये सारे डेल्टा है, देखिए मिट्टी जमा हुआ है, नदी में से पानी कैसे बट बट के निकल रहा है, ये मेघना रिवर है, ठीक है, ये सुंदरबन डेल्टा है, ये डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा की थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। सुंदरबन डेल्टा की बात करें तो इसका नाम जो वो वहां पे पाए जाने वाले पेड़ हैं उनका नाम है सुंदरी ट्री, इसलिए सुंदर डेल्टा रख दिया, कल को कुछ और नाम होता तो वही डेल्टा बन जाता। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है, मतलब यहां पे सोच सकते हैं आप कितनी मिट्टी आती होगी रिवर से कि सबसे बड़ा डेल्टा बन रहा है। यहां पर रॉयल बंगाल टाइगर भी रहता है, हिंदुस्तान का रॉयल बंगाल टाइगर का भी घर यहीं पर है। यह है सुंदरबन डेल्टा के बारे में पढ़ते हैं, जैसे ये घने जंगल हैं, सब पानी आ रहा है, मिट्टी रह जाती है उसमें, अब क्या है कि पानी पे तो पेड़ उग नहीं सकते, तो मिट्टी पे उगते हैं, तो कॉन्टिन्यूसली पानी भी मिल रहा है, नमी भी मिल रही है, तो पेड़ उगते जा रहे हैं, ऐसे बनता है सुंदरबन डेल्टा। आगे देखते हैं, गंगा की लेंथ की बात करें तो 2510 है, गंगा की लेंथ की बात करें तो 2510 है। क्वेश्चन है इंदस का क्या लेंथ थी, इंदस की कितनी थी, चलिए जल्दी से बताइए, चलिए जल्दी से बताइए। पंजाब का एक शहर अंबाला सिटी जो है वो डिवाइड, मतलब एक किस पर है, वाटर डिवाइड का काम करता है, वाटर डिवाइड का काम करता है, मतलब ऐसे अपलैंड पर है, जैसे मान लीजिए ये अंबाला है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इंदस और गंगा का बंटवारा हो रहा है, सिंधु और गंगा का बंटवारा हो रहा है, इसने डिवाइड किया हुआ है। अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा ऐसा शहर है जो इंदस और गंगा रिवर सिस्टम को डिवाइड करता है, तो वो कौन सा है बच्चों, अंबाला शहर है, ठीक है, अंबाला शहर है। गंगा नदी की बात करें, डेवलप्स लार्ज मियांडर्स, बहुत बड़े बड़े मियांडर्स जो बनाती है, लहरा लहरा के ऐसे मियांडर्स जो वो बनाती है। कौन बनाती है लार्ज मियांडर्स बिग नदियों में, गंगा। कौन बनाती है बच्चों, गंगा। आई होप आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बता दीजिए यहां पर, कोई भी डाउट है तो प्लीज बेहिचक होकर बताइए कि यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की, चलिए बहुत आसान है ये भी। इसका ओरिजिन देखेंगे तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, ये भी मानसरोवर लेक के पास ही, तिब्बत में ही इसका ओरिजिन होता है। कौन से ग्लेशियर के पास से होता है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। ब्रह्मपुत्र नदी को वहां ब्रह्मपुत्र नहीं कहते, ब्रह्मपुत्र नदी को वहां ब्रह्मपुत्र नहीं कहते। चलिए क्वेश्चन है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र रिवर को क्या कहते हैं, फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं, तो आप समझ सकते हैं ब्रह्मपुत्र एक हिंदी नाम है, जब इनके ग्लेशियर का नाम हिंदी नहीं है तो इनके रिवर का नाम वहां कैसे हिंदी हो जाएगा, ये तो हमने रखा है, ये तो हमने रखा है। तो बता दीजिए फटाफट कि हमारे जो यहां पर रिवर का क्या नाम, इसको जो है जो ब्रह्मपुत्र है उसको वहां क्या कहते हैं, इसको वहां क्या कहते हैं। चलिए तिब्बत में होती है, उसके बाद ईस्ट की तरफ बहती है, मैंने आपको बताया ये चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, ये आपका नियर, ये मान लीजिए चेमा, ये है, ये मानसरोवर के पास है, ये फिर चलती है तिब्बत में, ऐसा बहती है नदी, करीबन 1200 किलोमीटर के आसपास ब्रह्मपुत्र बहती है वहां पर, उस तक पहुंचती 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 फिर ये पहुंचेगी कहां पर, नामचा, नामचा बरवा तक, उसके बाद ये जाके फिर हिंदुस्तान में एंटर करती है,
उसके बाद जाके ये हिंदुस्तान में एंटर करती है। समझ सकते हैं नहीं समझ सकते? समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात बच्चों? बताइए कि बहुत आसान है। देखिए इंडस को हमने कहां पहुंचाया? लद्दाख की तरफ। इसको कहां पहुंचा रहे हैं हम? ईस्ट की तरफ। बहती है ईस्ट की तरफ, 1200 किलोमीटर तक ये चलती है तिब्बत में। मैंने आपको बताया ड्राई एंड फ्लैट रीजन होता है तिब्बत का, ये हम जानते हैं। क्योंकि यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो हिस्सा है ये रिवर का कुछ ऐसा है कि ऐसे से फ्लैट बहती रहती है, ऐसे से फ्लैट बहती है टिल कहां तक? नामचा बरवा तक। कहां तक? नामचा बरवा तक। यहां पर चेमा युंगडुंग ग्लेशियर मान लीजिए, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर 1200 किलोमीटर की जर्नी करनी है। अब इस एरिया में क्या है? यहां पे आप समझ सकते हैं ये कोल्ड है बिल्कुल। कोल्ड का मतलब हो गया कि ड्राई रीजन रहेगा, सूखा रहेगा, क्योंकि जहां पर गर्मी नहीं है वहां नमी नहीं है, ड्राई रहता है। अब ड्राई के साथ एक से और चीज समझिए, यहां पे जो इरोजनल एक्टिविटी होगी वो भी कम होती है। इरोजनल क्या होगा? पहाड़ वहाड़ जो होंगे तोड़ेंगे कहां से? बर्फ जमी हुई है, वो भी कम हो खत्म होगी, तो यहां मिट्टी नहीं रहती, यहां रहता है साफ पानी। जैसे ही ये नामचा बर्फ पहुंचेगा फिर लेगा ये यू टर्न ऐसे, और फिर ये घुसेगा कहां? अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर घुसेगा बच्चों? ये ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में घुसने के बाद कहां पर? सादिया टाउन, एक गांव है वहां पर अरुणाचल प्रदेश का, सादिया टाउन, वहां पर एंटर करता है। फिर ये जब हिंदुस्तान में एंटर करता है, यही आपको अब बताना है कि क्या नाम पड़ेगा, देहांग या दिबांग। क्या नाम पड़ने वाला है? देहांग या दिबांग, क्योंकि उसी से मिलने के बाद देबांग दिहांग ये नदियां मिल जाएंगी, फिर ये जाके एक नाम लेगी हमारे यहां पर, उसका नाम पड़ेगा ब्रह्मपुत्र। तो बताएंगे आपको, जब तक आपके कमेंट में बता दीजिए कि क्या नाम है। यहां तक 1200 किलोमीटर तक चल के आती है नदी। तो आप देख सकते हैं यहां से चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, नदी चलते 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 बोर्ड खत्म हो गया, अब आ गया अरुणाचल प्रदेश, वहां से ये एंटर करेगी। अब आप देख सकते हैं आपके सामने डायग्राम भी है, यहां से रिवर ऐसा ओरिजिन हुआ, ये चलते 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 ये यहां पहुंची, यहां जाके ये जो है नामचा ऐसा यू टर्न लिया, और ये दिहांग रिवर यहां पे इसको ज्वाइन करती। आपको मैंने क्वेश्चन दिया था कि क्या नाम कहते हैं इसको ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में, आपके सामने है टी सांग पो। टी सांग पो। आई होप आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आपको यही पता चल गया, यहां चल के इसको कहते हैं दिहांग, फिर लोहित नदी इसको मिलेंगी, अब जाके इसका नाम पड़ेगा, क्या पड़ेगा वो बता दीजिए, क्या पड़ेगा? चलिए कोई इंटेलिजेंट बच्चा जल्दी से बताइए, सारे इंटेलिजेंट है सब बताइए। इन साउथ तिब्बत की तरफ ये बहती है, ऐसे साउथ तिब्बत की तरफ जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं वहां पर? क्या कहते हैं वहां पर? टी सांगपो। साउथ मतलब ऐसा नीचे की तरफ, ऐसे नीचे की तरफ चलती जा रही है। अब तो ये इन साउथ तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को मान लीजिए, साउथ तिब्बत मतलब नीचे की तरफ, इसको ये नाम पड़ता है, या तिब्बत में हम तो यही कहेंगे, यही नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद ये पहुंचती कहां है? नामचा बरवा, जो कि मैंने आपको बताया। वहां से क्या लेगी? यू टर्न लेगी, यू टर्न लेके कहां एंटर करेगी? अरुणाचल प्रदेश। कहां है? इंडिया में है। कहां है? इंडिया में है। कहां पे एंटर करती है? सादिया टाउन में करती है, ये मैंने आपको बता दिया है, सादिया गांव में करती है। वहां ये क्या बनाती है, कैसे एंटर करती है? थ्रू गॉर्ज। थ्रू गॉर्ज का मतलब ये है, नामचा बरवा क्या है? एक पर्वत है, ऐसे पर्वत बन रहा है वहां पे, मान लीजिए भाई डायरेक्शन तो यूं ही है ना, झुकी हुई, वहां से ये जो है इनके बीच से निकल के आती है। ऐसा यू टर्न तो यही होगा ना, यू टर्न तो यही होगा, और गॉर्ज भी ऐसे बनेगा पहाड़ों के बीच से। तो यहां ये एंटर करती है ऐसे, यहां दिहांग मिलेगी इसको। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सर क्या कर रहे हैं, और आगे अरुणाचल प्रदेश में पहुंच गई। अरुणाचल प्रदेश में जब ब्रह्मपुत्र नदी पहुंची, उसे कहा गया क्या? दिहांग। सेकंड क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। यहां पर क्या कहा गया? दिहांग कहा गया। उसके बाद ये कहां जाएगी? नीचे की तरफ, बांग्लादेश की तरफ। उसके बाद साउथ की तरफ जाती है, साउथ की तरफ जाती है, इसे नदी मिलती है कौन सी? दिबांग, लोहित, ये सब नदियां मिलती हैं। इसे क्या नाम पड़ा? इंडिया में घुसते ही दिहांग। ब्रह्मपुत्र को क्या नाम पड़ा बच्चों? तिब्बत में, समझिए तिब्बत में थी ये क्या? टी सांगपो। किसकी बात हो रही है? ब्रह्मपुत्र की बात हो रही है। एंटर करती है इंडिया में, क्या नाम पड़ा? देहांग, देहांग। उसके बाद इंडिया में ही इसको कौन सी रिवर जुड़ती है वहां पे? देबांग, लोहित, ये नदियां मिलती हैं, और कई छोटी छोटी नदियां मिलती हैं। इनके बाद ही इसका जब ये असम में एंटर करती है, मतलब ये नदियां मिलकर ब्रह्मपुत्र अपनी टी सांग को ही चलती आ रही। देहांग, जैसे हमने बोला दिहांग चलती आ रही है, अब तो ये दिहांग है, दिहांग गई, दिबांग मिल गई, ठीक है, लोहित मिल गई, ठीक है। असम में जैसे एंटर करा नाम पड़ जाता है बच्चों, असम में इसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। और असम और बांग्लादेश में बाढ़ लाने वाली भी यही नदी है जिसके से फ्लड आता है, क्योंकि अपने साथ बहुत सारा डस्ट मिट्टी लेकर ये आ रही है।
तिब्बत में इसको नाम पड़ा था टीसांगपो, ये हम जानते हैं। टीसांगपो क्या करती है, कैरीज स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेस सिल्ट। रीजन क्या है, ऊपर के एरिया से क्यों मिट्टी नहीं लाई, मैंने आपको बताया क्या है, कोल्ड एंड ड्राई रीजन है। कोल्ड एंड ड्राई रीजन है, बर्फीला रीजन है। कहां से पहाड़ टूटेंगे, पहाड़ तो टूटने वाले मिट्टी के हमारे यहां से टूटेंगे। क्यों है, बिकॉज कोल्ड एरिया है एंड ड्राई एरिया है, कोल्ड एरिया है एंड ड्राई एरिया है। बट इन इंडिया इट कैरीज लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड सिल्ट। इंडिया में आते ही लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड सिल्ट हो जाता है। अब आप समझिए एक मुद्दा, भाई जब ये यहां से ऐसा, जब यहां अरुणाचल प्रदेश से ऐसे एंटर करेगी तो इसको फ्लो मिला है किसकी तरफ, साउथ की तरफ, साउथवर्ड है। तो एक बात बताइए, सीधी सी बात करूं तो डाउनफॉल ही तो है ये डाउनफॉल ही तो है पानी का। ऐसे डाउनफॉल में क्या होती है, वेलोसिटी या स्पीड क्या हो जाती है, वेलोसिटी बहुत तेज हो जाती है। वेलोसिटी क्या होती है, बहुत तेज हो जाती है। पानी का बहाव तेज है, पानी का बहाव तेज है, फोर्स मारेगी बार बार, किस पर, पहाड़ों पर। यहां जो हिल्स है, यहां जो पर्वत है, उन पर्वत पहाड़ मिट्टी उनको तोड़ेगी और क्या ले जाएगी अपने साथ, सिल्ट, मिट्टी, सैंड। सिल्ट मतलब ऐसा चूना पत्थर, मिट्टी वो सब, मतलब चूना पत्थर तो नहीं, कंकड़, बालू, रेत, ये सब ले जाती है। इसकी वजह से ही बाढ़ की स्थिति बनती है। तो इसीलिए कहा सिल्ट एंड सैंड। सो ब्रह्मपुत्र की बात करें, ब्रेडेड चैनल होते हैं असम में। ब्रेडेड मतलब ऐसे चौड़े चौड़े ऐसे मिट्टी ऐसे जोड़ते जाते हैं, ये देख रहे हैं आप, ऐसा मिट्टी जैसे जोड़ते हैं। ब्रेडेड चैनल होते हैं असम में, जिसकी वजह से क्या बनते हैं, रिवरीन आइलैंड बनते हैं। कैसे बनते हैं, ऐसा मिट्टी के चौड़े चौड़े अगर रास्ते बन जाएंगे तो वो जब पक्के हो जाएंगे लोग उन पर रहना शुरू कर देते हैं, इसीलिए बना रिवरीन आइलैंड। जैसे कि आपका एक मशहूर आइलैंड है, कोई नाम बता सकता है उसका, एक मशहूर आइलैंड है असम में, रिवरीन आइलैंड मतलब नदी के बीच बीच या नदी के पास में कहीं, ओशन के यहां से नदी जिधर से मुंह आ रहा हो और ओशन के उधर नहीं, ओशन के नजदीक, इधर नदी के पास ही, वहां पे मिट्टी इतनी पक्की हो जाती है। ओशन की बात नहीं कर रहा हूं, बड़े उस एरिया की बात नहीं कर रहा हूं, रिवर निकलते ही, अपने कंट्री से निकलते ही थोड़ा सा बाहर जाते ही मिट्टी पक्की जमा, वहां पे लोगों ने रहना शुरू कर दिया। क्या नाम है उसका, कोई बता सकता है, कोई भी बच्चा बता सकता है कि कौन सा ऐसा आइलैंड, एक रिवरीन आइलैंड असम में जहां पर लोग रह रहे हैं, कोई नाम बता सकता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हर साल की बात करें, जब जब बारिश आती है तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये अपने बहाव से और तेज चलती है, इसमें और पानी मिल जाता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं बच्चों, फ्लड होते हैं। फ्लड कहां होते हैं, जहां पर ये मेन टारगेट बना के बैठी है ब्रह्मपुत्र, यानी कि असम एंड बांग्लादेश में, यहीं पर सबसे ज्यादा फ्लड होते हैं। मैं शुरू से बोल रहा हूं कि असम एंड बांग्लादेश में फ्लड लाने वाली कौन सी रिवर है बच्चों, कौन सी रिवर है, ब्रह्मपुत्र है। कौन सी रिवर है, ब्रह्मपुत्र है। बाढ़ आने के लिए इसीलिए आ रहा है क्योंकि वाटर का जो फ्लो है, जो वाटर फ्लो है वो काफी तेज है, वो काफी तेज है बच्चों, वो काफी तेज है। साथ साथ सिल्ट, मिट्टी है, सैंड है, ये सब भी कैरी कर रहा है, तो लोगों के घर तबाह के तबाह हो जाते हैं, इसीलिए बाढ़ जैसी सिचुएशन बनी रहती है। समझ में आ गया, बोर तो नहीं हो रहे हो, बताओ, बोर होने हैं क्या, बोर नहीं हो रहे होंगे, प्रैक्टिकल चल रहा है क्या एसएसटी अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं ऐसी बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है, लोगों के घर तबाह होते हैं, मिट्टी है, कंकड़ है, पेड़ कट गए, घर डूब गए, ये सब होता है। अनलाइक अदर नॉर्थ इंडियन रिवर, जैसे भारत की और नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र जो है वो ह्यूज डिपॉजिट ऑफ सिल्ट लेके आती है ऑन इट्स बेड। बेड का मतलब क्या है, बेड का मतलब क्या है मैं समझाता हूं। जैसे ये नदी बह रही है तो अपने साथ ये मिट्टी लेके आती है, तो बेड का मतलब है निचला हिस्सा, यहां पे इसके बहुत रेत जमा होता है। अब जब रेत जमा होगा तो आप समझ सकते हैं पक्का रेत जैसे बनता जाएगा। अब पीछे से नदी आती जाएगी, रिवर तो बह ही रही है, तो ये इसका फ्लो बढ़ता जाएगा। उससे क्या होगा, एक इंसान जो यहां खड़ा था वो तो डूब गया, इसीलिए बाढ़ जैसी स्थिति बनी। जब आपके बेस में मिट्टी ज्यादा चलेगी तो फ्लो तो ऊपर जाता जाएगा, जैसे डैम के पास था, पक्के हो जाते हैं, कंक्रीट के हो जाते हैं नीचे के, वो मिट्टी, पानी, अगर मिट्टी जो है पानी में जमा होती रहे तो कुछ समय बाद वो पक्की हो जाती है, और फिर पानी पक्की मिट्टी को तो एब्जॉर्ब नहीं करता है, मतलब पानी उसमें तो पोरस नहीं होगा, पानी फिर बढ़ता जाएगा। सो ह्यूज डिपॉजिट ऑफ सिल्ट एंड सैंड होते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बेड लेवल जो वो हाई हो जाता है, जैसा कि यहां पर हुआ है, बेड लेवल हाई हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, शिफ्ट इन चैनल होते हैं, तो पानी ऐसे ऐसे करके कहीं ना कहीं ऊपर से इधर ऊपर से निकलेगा, फिर बाढ़ आएगी, इसीलिए आती है क्योंकि नेचुरल रास्ता उसका रुक गया है। तो आप देख सकते हैं, देखिए कितनी मिट्टी बहा के ले जाते हैं, ये चौड़े चौड़े इस तरीके से मिट्टी बहा के ले जा रहे हैं, तो ये सबसे भी रिवरीन आइलैंड बनते हैं, ये चौड़े रास्ते हैं। बात कर लेते हैं पेनिनसुलर रिवर्स की। आपका एक टॉपिक खत्म हो गया है, हिमालयन रिवर्स खत्म हो चुका है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने इंदस का रास्ता बताया, मैंने गंगा बताया, मैंने ब्रह्मपुत्र बताया, समझ में आ गया ना। आगे चलते हैं, पेनिनसुलर रिवर्स, मेन वाटर डिवाइड यहां कैसे होता है पेनिनसुलर इंडिया में देखेंगे तो जो पेनिनसुलर इंडिया है वहां पर आपको एक डिवीजन जो देखने को मिलता है वाटर डिवाइड का, वो है भाई साहब वेस्टर्न घाट, वो है आपका वेस्टर्न घाट। क्यों वाटर डिवाइड है, इधर आपकी महानदी गोदावरी कावेरी कृष्णा और इधर नर्मदा एंड तापी,
इधर नर्मदा एंड तापी, और इस तरफ महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा। अब सोच लीजिए आप, वाटर डिवाइड कर दिया, किसने किया? वेस्टर्न घाट ने किया। किसने किया है बच्चों? किसने किया? इसने किया। ये क्या है? ये वेस्टर्न घाट है। ये क्या है? वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट के साइड में भी छोटी छोटी नदियां बहती है, पर इतना रास्ता नहीं होता कि इतना फ्लोर जा सके, समझ रहे हो आप? उसके बीच में गैप है, अगर आपको दिख रहा होगा बिना बताए तो आप नजर आ जाएगा आपको एक गैप, ये रास्ता। इधर भी छोटी छोटी नदियां होती हैं, बट इतना बड़ा रास्ता नहीं होता, तो वेस्टर्न घाट को दबा लेते हैं, ऐसा सैंडविच कर देते हैं। तो वेस्टर्न घाट कैसे रन करते हैं? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। देखिए मैंने ऊपर से नीचे बनाए हैं, मैंने ऐसे नहीं बनाया होगा वेस्टर्न घाट को, मैंने ऐसे नहीं बनाया वेस्टर्न घाट को, मैंने ऐसे नहीं बनाया, मैंने बनाया ऐसे, मैंने बनाया ऐसे। तो दे रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड क्लोज टू वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट क्लोज कैसे होते हैं? ये रहा कोस्ट, ये जो आपको ब्लू ब्लू वाला हिस्सा दिख रहा है, ये जो आपको ब्लू ब्लू हिस्सा दिख रहा है, ये क्या है बच्चों? वेस्टर्न कोस्ट है, इसके क्लोज है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो ये बीच में जो नदियां हैं वो वेस्टर्न कोस्ट और उसके बीच में, या फिर मैं ये कह दूं कि जो वेस्टर्न कोस्ट है वो अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में, क्योंकि इस पार जो आप देख रहे हैं यहां जो ओशियन जो आपको सी मिल रहा है देखने को, वो कौन सा है? अरेबियन सी भी तो इसी साइड है, अरेबियन सी भी इसी साइड है। तो अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में वेस्टर्न कोस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, यही मैंने बोल दिया है। अभी तो यहाँ अरेबियन सी का जिक्र ही नहीं है, वो क्या बताना। अब देखिए ये रहा अरेबियन सी, ये रहे वेस्टर्न घाट, और ये रहा छोटा सा रास्ता, बहुत छोटा छोटा रास्ता आपको मिलेगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अभी महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, दे मेक डेल्टास एट देयर माउथ। जो नदियां इधर से इधर जा रही हैं, जो नदियां ऐसे मैंने आपको बताया ऐसे 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 जा रही हैं, तो ये मिट्टी अपने साथ लेके जाती है। नाउ दे मेक डेल्टास, यहाँ डेल्टास बनेंगे, यहाँ क्या बनेंगे? डेल्टास बनेंगे, वो मैं आपको बता चुका हूं। दे फ्लो ईस्टवर्ड, ईस्टवर्ड की तरफ जा रही है। ड्रेन इनटू, कहां गिर रही है? इस तरफ क्या है बच्चों? बे ऑफ बंगाल है। क्या है इस तरफ? बे ऑफ बंगाल है, ना कि अरेबियन सी। अरेबियन सी इस तरफ है, उधर बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, चलिए। ये रहा अरेबियन सी, ये रहा बे ऑफ बंगाल, इधर गोदावरी, इधर आपकी कृष्णा, इधर आपकी कावेरी, पेरियार, सब इस तरफ है। नर्मदा, तापी आपको इधर मिलेंगी, वो आपको ऊपर दिख जाएंगी, नर्मदा एंड तापी ये रही। तब यहां से मैं बता देता हूं ऐसे, ये नर्मदा आपकी ऐसे ऐसे ऐसा चल रही है, ये इधर गई, तापी इधर चल रही है। अब आप इस लाइन को देखकर एक बात बता सकते हैं क्या कमेंट सेक्शन में? नर्मदा ज्यादा बड़ी लेंथ की होगी या तापी? नर्मदा ज्यादा बड़ी लेंथ की होगी या तापी? फटाफट से एकदम कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, क्या लगता है आपको नर्मदा तापी में क्या होगी? अगर आपसे पूछ ले जाए ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स क्या है? महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स क्या है? नर्मदा एंड तापी, नर्मदा एंड तापी, यही दो बड़ी नदियां हैं। और कहां इनका ओरिजिन है? कहां है ये दोनों की दोनों? एमपी। कहां है दोनों की दोनों? एमपी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, पार्लियामेंट में नहीं निकलती, मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी नदियां भी हैं, बहुत सारी नदियों में छोटी छोटी नदियां होती हैं, बिल्कुल होती है, स्मॉल स्ट्रीम्स है। दे फ्लोइंग वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट क्या? जो मैंने आपको ये एरिया बताया, इनके बीच में भी तो छोटी छोटी नदियां बह रही होंगी। कहां गया वेस्टर्न? ये इस एरिया में भी छोटी छोटी नदियां बह रही होती हैं। छोटी छोटी नदियों को गिनते नहीं है ना, बड़ी नदियों का ज्यादा चलता है, तो मैंने बता दिया, ऐसा नहीं है कि वहां बिल्कुल वो चिपका हुआ। छोटी छोटी नदियां बह रही हैं वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, नर्मदा एंड तापी के इस तरफ, एंड दे आर दी ओनली लॉन्ग रिवर्स जो वेस्ट में जाएंगी। दे फ्लो वेस्ट एंड मेक ईस्टुरी। तो ईस्ट फ्लोइंग जो रिवर्स है, जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है बच्चों, जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो हैं दे मेक डेल्टाज, मिट्टी बहुत ले जाती हैं। और वहीं पर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, इनके अंदर मिट्टी लेने को ऐसा होता नहीं, क्योंकि इंक्लाइन बनता ही नहीं है। इंक्लाइन झुकाव तो इस तरफ है, तो ढलान इस तरफ, तो मिट्टी उस तरफ जाती है, ऊपर से जाती नहीं, ऊपर से जाता है पानी। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है वो क्या बनाती है? ईस्चुरीज। थोड़ी बहुत मिट्टी गई भी गई तो नहीं तो नहीं गई। ईस्चुरीज क्या होता है? मीटिंग पॉइंट, मीटिंग पॉइंट ऑफ फ्रेश वाटर, क्योंकि रिवर सोर्स है फ्रेश वाटर का, फ्रेश वाटर एंड ओशियन वाटर। आपको पढ़ाया है क्लास में कि फ्रेश वाटर के क्या सोर्सेज हैं, बताइए जरा क्या सोर्सेज हैं फ्रेश वाटर के? रिवर तो उनमें से एक है ही है, रिवर तो उनमें से एक है ही है ना। तो ये ईस्चुरीज बनाती हैं। आगे चलते हैं, नर्मदा नदी की शुरुआत करते हैं। चलिए, नर्मदा नदी कहां राइज होती है? भाई मध्य प्रदेश में होती है, बट होती कहां है? अमरकंटक हिल्स, अमरकंटक हिल्स जो कि है मध्य प्रदेश में। उसके बाद ये बहती है वेस्ट की तरफ, कोई डाउट ही नहीं है, नर्मदा वेस्ट की तरफ जाएगी, बिल्कुल बहती है। इनर रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली का क्या मतलब है भाई? संकरे से, ऐसे पहाड़ियों के बीच से बहती है। ऐसा दो जमीन है, ये दो जमीन है, इनके बीच से नदी बह रही है, इनके बीच से नर्मदा बह रही है।
पहाड़ी। रिफ्ट क्या होती है? जब जमीन में से खिंचाव आ जाए, थोड़ा सा गैप क्रिएट हो जाए, फॉल्ट क्रिएट हो गया, उनके बीच से जो जगह बनी उसे रिफ्ट कहते हैं। उसके बीच से बह रही है, क्यों बनी ये रिफ्ट? फॉल्ट ड्यू टू फॉल्टिंग। कैसे बनी? मैंने आपको बताया, ये एक जमीन है, ये एक जमीन है, इनमें गैप हो गया, इनमें गैप आ गया। कभी ये एक थी पर अब इनमें गैप है, किसी भी रीजन से साइक्लोनिक कुछ बना या फिर कुछ प्लेट्स की शिफ्टिंग हुई, अर्थ प्लेट्स की शिफ्टिंग हुई, उसकी वजह से बीच में एक रास्ता बना। रास्ता क्या बना भाई साहब? मैं कह रहा हूं नदी के लिए रास्ता बन गया। रिफ्ट वैली से कहते हैं, रिफ्ट वैली। समझ गए? आगे चलते हैं। रिफ्ट वैली, चलिए आगे देखते हैं। ऑन इट्स वे, जब ये अपने रास्ते में चल रही होती है सी की तरफ, नर्मदा बहुत सारे क्या बनाती है बच्चों? पिक्चरस्टिक लोकेशन बनाती है। आप देखते हैं वो जो गॉर्ज बना रही थी ना, ऐसे मनमोहक दृश्य बनाते। रिफ्ट वैली के सोचो ना, दो पहाड़ियों के बीच में खड़े हैं, जैसे अजय देवगन ऐसे दो घोड़े पे खड़ा होता है, बीच से पानी निकल रहा, क्या सीन होगा? मैं कह रहा हूं क्या सीन होगा। सो ये बनाती है डीप गॉर्ज, जैसे कि मार्बल रॉक्स में देखने को मिलते हैं, अभी बताऊंगा। धुआंधार फॉल्स नियर जबलपुर एमपी में बनाती है, सब बनाती है। क्या बनाती है? डीप गॉर्ज और धुआंधार फॉल्स। अब देख लीजिए डीप गॉर्ज, ये देखिए, ये मार्बल की पत्थर की रॉक्स है, चट्टाने हैं, इधर एक चट्टान इधर एक चट्टान, बीच में से पानी आ रहा है। क्या सीन है? मैं कह रहा हूं क्या सीन है। अरे मैं कह रहा हूं क्या सीन है। सीन देखो, सीन करो, सीन को सीन करो, क्या सीन है। ये बनाती है नर्मदा, ठीक है। और सुनो, धुआंधार फॉल्स, झरने इतनी फ्लो के साथ गिर रहे हैं, धुआं सा निकल रहा है, धुआंधार धुआंधार, ये बन रहा है। ये सब नर्मदा बनाती है, ये सब नर्मदा बनाती है। आप सोचिए, ये पानी साफ है, धुआंधार फॉल्स बन रहे, क्यों बन रहे? मिट्टी नहीं है ना भाई, गंदगी होती तो अभी पता चल जाती, फिर खतरेदार फॉल्स बनते। ऑल ट्रिब्यूटरीज, जितनी भी नर्मदा की ट्रिब्यूटरीज है वो सब शॉर्ट है, वो सब शॉर्ट है, नर्मदा ही बड़ी है, वो सब शॉर्ट है। मोस्ट ऑफ दीज जॉइन मेन स्ट्रीम, और सारी मिलकर नर्मदा में मिल जाती है। इतनी है नहीं कि वहां तक अरेबियन सी तक पहुंच सके। सब कहां मिलती है? राइट एंगल्स पे। राइट एंगल्स मतलब ऐसे नदी जा रही है, राइट एंगल से ऐसे आई है तो ऐसे नदी आएंगी। राइट एंगल्स नदी का कैसा बनेगा? अगर ये नदी इस तरफ ही जा रही है तो राइट एंगल्स ऐसा गए, ऐसे जुड़ के मिल गए, ऐसे जाके मिल जाएगी, राइट एंगल्स ऐसे बन गई, ठीक है। एट राइट एंगल्स नर्मदा बेसिन बनता है। फिर नर्मदा बेसिन क्या? दो पहाड़ियों के बीच से नदी बह रही है। इट कवर्स एमपी एंड गुजरात। तो नर्मदा रिवर कितने एरिया को कवर करके चलती है? एमपी एंड गुजरात के एरिया को कवर करके चलती है। किस एरिया को कवर करके चलती है? नर्मदा एमपी और गुजरात के एरिया को। मैप में आपको मैंने दिखाया था, वहां से बहती है। नेक्स्ट इज तापी नदी की बात कर ले, तो तापी की बात करें, ये सतपुड़ा रेंज में निकलती है। सतपुड़ा कहां है? मध्य प्रदेश में है। कहां है? मध्य प्रदेश में। बैतूल डिस्ट्रिक्ट के वहां पर है ये रेंज, है ना। ये भी रिफ्ट वैली से बहती है, क्योंकि ये भी तो नर्मदा की सी बहन है, जैसे वो वैसे हम। रिफ्ट वैली से चलती है, पैरेलल टू द नर्मदा है। बट एक बात ध्यान रखिएगा, वो तो अमरकंटक हिल से निकलकर ऐसे चली गई, ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट से होकर जा रही है, तो इसका जो रास्ता है वो शॉर्टर है, शॉर्टर देन नर्मदा। डिस्टेंस तो आपको खुद ही दिख रहा है, वो वहां से, ये आधे से उससे शुरू हो रही है, छोटे से शुरू है, शॉर्टर देन नर्मदा है। चलिए लेंथ ऑफ तापी रिवर की बात करें, मैंने आपको पहले बताया शॉर्टर देन नर्मदा। तापी किसको कवर करती है? एमपी, गुजरात एंड महाराष्ट्र। तीनों को कवर करने का मतलब ये नहीं है कि सर ये तो एक फालतू है तो बड़ी होगी, भैया वो शुरू से शुरू हुई है और वो ये बीच से शुरू हुई है, तो ये फर्क है। एरिया कवर करने से राजस्थान और ये इनको एक्स्ट्रा, मतलब राजस्थान कह रहा हूं, इन एरियाज को आने से कोई ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़ा राज्य बना देगी, बहुत बड़ा कवर कर रही है। कोस्टल प्लेन्स जो है वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी के बीच में, यानी कि ये वेस्टर्न घाट और ये अरेबियन सी, ये वेस्टर्न घाट और ये अरेबियन सी, ये जो एरिया है, ये कोस्टल प्लेन का एरिया, ये जो एरिया है, इट इज वेरी नैरो, बहुत पतला है। मैंने आपको बताया इनमें बहुत कम नदियां बहती है। रिजल्टेड क्या है? कोस्टल रिवर आर शॉर्ट। इनमें जो नदियां होती हैं वो शॉर्ट होंगी। रास्ता ही कितना है? एक छोटी सी गली में घुसने को बोला जाए तो छोटा ही आदमी घुस सकता है और कम ही दूरी जाएगा, पता नहीं आगे बंद मिले ना मिले, आगे खुला हो रास्ता ना खुला हो, जगह कितनी है, ये सब डिपेंड करता है। ये सब आप समझ सकते हैं। जो मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है नर्मदा एंड तापी के अलावा, आप देखेंगे साबरमती, माही, भरतपुजा एंड पेरियार। ये क्या है? सारी की सारी बच्चों वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। ये भी आपको मैप में है। साबरमती कहां का एरिया कवर करती है? राजस्थान एंड गुजरात को। माही क्या करती है? एमपी, राजस्थान एंड गुजरात को। भरतपुजा केरला, पेरियार केरला। तो आप समझ सकते हैं ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। बट लार्ज, जो लार्ज नदी है वो कौन सी है बच्चों? नर्मदा एंड तापी, नर्मदा एंड तापी। तो आपकी नदियां ये रही, आपकी नदियां ये रही। आप देख सकते हैं पेरियार हमारी कहां गई? पेरियार हमारी ये रही, पेरियार हमारी ये रही, पेरियार ये रही, ठीक है। उसके बाद आपकी थी भरतपुजा, भरतपुजा हमारी यहीं होनी चाहिए, कहां गई? छोटी सी तो थी। ये तो हमारी नर्मदा है, ये हमारी तापी है, ठीक है। या फिर ऐसे पॉइंट मार्क कर देते, नर्मदा, तापी, पेरियार
और हमारी कौन सी थी, माही और साबरमती, माही साबरमती। भरत पूजा भी यही थी, किधर गई, जूम में करके नहीं दिख रहा शायद, बट आई थिंक भरत पूजा हमारी यहाँ इधर ही साउथ में। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जूम करके नहीं, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है ना। हो गया, भरत पूजा एक रह गई है, केरला में ही है, ये भी इधर ही कहीं छुप रही है, कोई बात नहीं, दिख जाएगी, चलो टेंशन नहीं लेते इतनी। इधर कौन सी है, इधर तो नर्मदा तापी का ओरिजिन पॉइंट आपको दिखाया हुआ ये रहा। चलो ये तो हमारा हो चुका है। गोदावरी की बात कर लेते हैं, अब गोदावरी की बात करते हैं। गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड दक्षिण गंगा भी कहते हैं। लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, हिमालयन की गंगा है, यहां की दक्षिण गंगा यानी कि गोदावरी है। ये कहां राइज होती है, स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट में, यानी कि आपके जो वेस्टर्न घाट है ये ऐसे इनके स्लोप नीचे के ढलानों से गोदावरी स्टार्ट होती है। नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में होती है, महाराष्ट्र समझ सकते हो आप, यही वेस्टर्न घाट के यहां लगता है। लेंथ कितनी है, लगभग 1500 किलोमीटर है, और ये जाके गिरती है बे ऑफ बंगाल में। हमने पढ़ लिया भाई, हमें भारत पूजा, पेरियार, साबरमती और आपकी माही, नर्मदा, तापी यही है वेस्टर्न फ्लोइंग, बाकी सब है ईस्टर्न फ्लोइंग, बाकी सब है ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स। लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है, क्योंकि आपको पता है भाई, इसीलिए कह रहे हैं दक्षिण गंगा किस किस एरिया को कवर करती है, महाराष्ट्र, एमपी, ओडिशा, आंध्र प्रदेश को कवर करती है। गोदावरी रिवर की बात कर ले तो इसमें कुछ और रिवर भी ज्वाइन करती है, जैसे कि पूर्णा, वर्धा, प्रणहिता, मांजरा, वेनगंगा, पेनगंगा, ये जो रिवर ज्वाइन करती हैं। और जो मैं बता रहा हूं मांजरा, वेनगंगा एंड पेनगंगा, ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ किसकी है, गोदावरी है। कौन सी है बच्चों, मांजरा, वेनगंगा एंड पेनगंगा, ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, गोदावरी की। किसकी, गोदावरी की। पेपर में ये मार्क करने को नहीं आएगा, डोंट वरी, इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, है ना। महानदी की बात कर लेते हैं, तो महानदी का भी कुछ ऐसा ही है, ये छत्तीसगढ़ से होती है, मतलब वेस्टर्न घाट के उस साइड ही रहने वाली है, ये भी छत्तीसगढ़ से होती है, उड़ीसा की तरफ बहती है, जाकर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। इसकी लेंथ की बात करें तो 860 है, 860 है, गोदावरी से कम है। कौन कौन से एरिया में आपको देखने को मिलेगी इसकी जो 860 किलोमीटर लेंथ है, वो कहां कहां देखने को मिलती है, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड में, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा में देखने को मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहां से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको रटने वाली आ रही है। कृष्णा नदी की बात कर लें, सेकेंड लार्जेस्ट ईस्टर्न फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर है। पहली कौन सी है, क्वेश्चन है, फर्स्ट कौन सी है, फर्स्ट ईस्टर्न फ्लोइंग कौन सी है, बताइए, अभी भी निकल के गया है, फर्स्ट ईस्टर्न फ्लोइंग कौन सी है। ये कहां बहती है बच्चों, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के नियर से निकलती है, उसके बाद ये 1400 किलोमीटर चलती है और जाके गिरती है बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल में गोदावरी का कितना किलोमीटर है टोटल, महानदी का 860 है, ये हम पढ़ गए हैं। गोदावरी का कितना है, अब आप देख रहे हैं कृष्णा का कितना है, 1400 किलोमीटर, तो ये काफी बड़ी है ये भी। इसकी हेल्पफुल नदियों की बात कर लें, तुंगभद्रा, कोयना, मूसी, घटप्रभा और भीमा, ये मैप में नहीं आएंगे, बट ये ट्रिब्यूटरीज है, जस्ट फॉर आपके इतने बड़े नहीं आने वाले, इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे। किस किस एरिया में जाते हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, मक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। चलिए आगे चलते हैं, कावेरी नदी की बात कर लें। ये भाई साहब निकलती है ब्रह्मगिरी हिल्स, जो कि है कर्नाटका में। कहां पर है, कर्नाटका में। इसकी लेंथ है 800, अगेन कम है बाकी नदियों के मुकाबले। दो मेजर रिवर आपको बता दी हैं, बाकी ये भी जाके बे ऑफ बंगाल में ही गिरती है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई। गोदावरी और दूसरी कौन सी नदी है बड़ी, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। ट्रिब्यूटरीज की बात कर लें, अमरावती, भवानी, कबिनी एंड हेमावती। मैप में वर्क में नहीं आएगा, आप याद रख लीजिए बस नाम के लिए। एरियाज की बात कर ले, केकेटी, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, केकेटी, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। क्या आप जानते हैं कि जो कावेरी नदी है वो सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल बनाती है। सेकंड, फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट कौन सा बताइए, है ना। फर्स्ट कौन सा, इसको इलेक्ट्रिक पावर के लिए भी यूज किया जाता है, वो तो ठीक है, बात की बात है। फर्स्ट वाटरफॉल बता दीजिए, सेकंड तो कावेरी बनाती है। बिगेस्ट वाटरफॉल की बात करें हिंदुस्तान में, बिगेस्ट वाटरफॉल वो है कुंचिकल वाटरफॉल। ये देख सकते हैं कितने ऊपर से गिर रहा है, कहां है, कर्नाटका में है। किस नदी पर है, वाराही नदी पर है। कुंचिकल वाटरफॉल कहां पर है बच्चों, के फॉर कर्नाटका, के फॉर कुंचिकल, के वी, कर्नाटका, कुचिकल, वाराही, कर्नाटका, कुचिकल, वाराही, या फिर कह दीजिए कुचिकल कर्नाटका में है, वाराही नदी पर है। कुचिकल, कर्नाटका, वाराही, सॉरी, वी वाराही। दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरणी और सुबर्णरेखा,
ये कुछ रिवर्स हैं जो आपको मिलेंगी नीचे की तरफ जाते हुए, इन पे भी हम देखेंगे भाई साहब। ये रिवर्स आपके वैसे मैप में नहीं आनी है, बट मैंने कर दिए वैसे। दामोदर रिवर यहाँ कोलकाता के पास है। चलिए मैं एक एक को वैसे मार्क करके लाया हूँ। सुवर्णरेखा यहाँ झारखंड इस तरफ दिख रही है आपको। उसका बैतरनी आएंगे अपने यहाँ पर नीचे की तरफ है, कोलकाता से नीचे झारखंड से उस तरफ जाते हुए। ब्राह्मणी की बात कर ले तो ये यहाँ पर उड़ीसा से ऊपर थोड़ा सा आपको यहाँ मार्क करने को मिलेगी। ये रिवर है जो कि एग्जाम में वैसे बहुत रेयर चांस है कि इनका आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास मेजर रिवर्स हैं जिनके आने के ज्यादा चांस है, इन तक तो बारी नहीं है, तो टेंशन इतनी नहीं करनी है, टेंशन नहीं लेनी है। लेक्स की बात करें, झीलें की बात करें, इंडिया में बहुत सारी झीलें हैं जो कि अपने आप में साइज में अलग हैं, इनके फीचर्स अलग है, क्योंकि कोई परमानेंट है कोई नहीं है। मोस्ट लेक्स आर परमानेंट, ज्यादातर झीलें तो परमानेंट है। परमानेंट मतलब वहां पानी बना रहता है हमेशा। सम कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब जब कुछ परमानेंट है तो कुछ परमानेंट नहीं होंगी। परमानेंट का मतलब जो नहीं है उसका मतलब यह है कि वहां पे कुछ टाइम पानी दिखता है, कुछ टाइम पानी नहीं दिखता है। परमानेंट और नॉन परमानेंट है, ठीक है। ए meandering रिवर अक्रॉस अ फ्लड प्लेन फॉर्म्स कट ऑफ दैट लेटर डेवलप इनटू ऑक्सबो लेक। अब आप सोच रहे होंगे लेक्स में ऑक्सबो लेक्स, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं वही पैटर्न, फिर इसका कटाव होना, ऐसे बनती है लेक्स, ऐसे बनती है लेक्स। ये जस्ट आपको बताने के लिए, तो आपको याद है मैंने बता दिया है, कट ऑफ करती है रिवर, ऐसे मिट्टी काटती रहती फिर अपना रास्ता ऐसे अलग बना लेती है। ये हिस्सा कट ऑफ हो गया, यही ऑक्सबो लेक में कन्वर्ट हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने पूरा रिवर का आपको बताया था, ये वही पैटर्न है और कुछ नहीं है। स्पिट्स एंड बार क्या होते हैं? अब स्पिट्स एंड बार की बोले तो ऐसे ना, जैसे ये है यहाँ ओशियन मान लीजिए, इसके आगे ना या मिट्टी डल गई, ये ऐसा बार टाइप स्पिट टाइप, मिट्टी की एक लेयर, स्पिट लेयर, एक बार सा, एक स्केल सा बन जाता है मिट्टी का। वो आप देखोगे दे फॉर्म लेगून्स इन द कोस्टल, फिर लेगून बन जाते हैं इनकी वजह से। एग्जांपल चिलिका लेक जैसे बनी, पुलिकत बनी है ना, कोलेरू लेक बनी है, वो ऐसे ही बार्स मिट्टी के कलेक्शन होने से बनी है। लेक्स इन द रीजन ऑफ इनलैंड, जो अंदर धरती भारत के अंदर का हिस्सा है, इनलैंड ड्रेनेज आर समटाइम्स सीजनल, फॉर एग्जांपल सांबर लेक इन राजस्थान। कई बार जो अंदर की लेक है वो आप देखेंगे सीजनल होती है, समय समय, जैसे सांबर लेक राजस्थान की, वो बहुत सीजनल है ना, बाकी फिर टाइम सूख जाती है। तो इनलैंड ड्रेनेज है, इनलैंड ड्रेनेज मतलब अंदर जो पानी के बहाव से बनी है। जैसे ये आपका स्पिट्स और लेगून आप देख सकते हैं, ये बार्स देख सकते हैं, ये ऐसा ये लेगून आप देख सकते हैं। पानी से दूर जाके ऐसे मिट्टी जमा होती रही होगी, आती रही, मिट्टी का एक जमाव हो गया, पानी तो अपना बह ही रहा है, ये तो पक्का हो गया, अब यहाँ रह गया, ऐसे लेगून कन्वर्ट होते हैं धीरे धीरे। ये बार है, ये मिट्टी ने अपना ऐसा पानी आता रहा भाई साहब, मिट्टी जमा होती रही, एक सीधी सी लाइन बन गई, पैरेलल लाइन बन गई, कोस्टल एरिया के पैरेलल लाइन बन गई। सो मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर, जो रिवर वाटर, लेक, जो पानी जो भी आपको दिख रहा है, दे आर इन द हिमालयन रीजन। ज्यादातर जो आपको हिमालयन रीजन में जो लेक मिलेंगी वो फ्रेश वाटर मिलेंगी। मिट्टी का ज्यादा हिस्सा होता रहता नहीं, नदी से होती है या फिर मेल्टेड स्नो वाटर से, मेल्टेड स्नो से बनती है। सो दे फाउंड व्हेन ग्लेशियर डग आउट अ बेसिन व्हिच वाज लेटर फिल्ड विद स्नो मेल्ट। अब ये कैसे बनता होगा? देखिए मान लीजिए पहाड़ है, इस पहाड़ का कोई हिस्सा आके गिरा जमीन पर, यहां हो गया एक गड्ढा, ठीक है। अब यही पहाड़ तो पिघलेगा, यही पहाड़ तो पिघल के आगे पानी दे रहा है, ऑब्वियसली बात है। तो इस एरिया में जो पानी मिलेगा वो भी तो इसी की बर्फ से पिघल कर बनेगा, खुदाई भी इसी के गड्ढे के कोई चीज आके गिरी, और पानी भी इसी के से ही भरा जाएगा, पानी भी इसी से भरा जाएगा। सो वुलर लेक जो है, जो जम्मू कश्मीर आप दिख रही है, ऐसे ही एक फ्रेश वाटर लेक है। फ्रेश मतलब ताजा पानी, बर्फ के पानी या फिर बारिश से बनी है। कहां है बता दीजिए। अदर फ्रेश वाटर जो लेक है, जैसे डल लेक, भीमतल लेक, नैनीताल लेक, लोकतक लेक, भरा पानी, ये सब भी फ्रेश वाटर से बनी है, यानी कि या तो बर्फ के पिघलने से या बारिश के पानी से, कहीं ओशन के पानी से नहीं बनी है। तो जैसे आपको ये दिख रही है, डल झील दिख रही है, बर्फ का पानी है, यही पिघल के यहाँ पे आ रहा, और पानी कौन सा है, समरसिबल चला के पानी भर रहे हैं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम नेचुरल लेक्स, वो तो थी नेचुरल लेक्स, डैमिंग ऑफ रिवर्स ऑल्सो लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ लेक्स। अब जो रिवर के आगे ऐसा डैम बना दो या कुछ ऐसा बना दो, उससे भी बनते हैं, जैसे कि गुरु गोविंद सागर लेक, जो आपको पता है डैम की वजह से बनी है। डैम बनाया अपना भाखड़ा नांगल डैम, उसके थोड़ा पानी रोका, फिर वहां जाकर नेचुरल ऐसा बनाने की कोशिश की गई है, आर्टिफिशियल लेक बना रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, मैन मेड ही तो है। गोविंद सागर, गुरु गोविंद सागर लेक, वही भाखड़ा नांगल डैम से बनने वाला, उस 90 किलोमीटर का रिजर्वियर, जो 90 किलोमीटर में पानी स्टोर है, उसको पूरे को कहते हैं गुरु गोविंद सागर लेक। ये 90 किलोमीटर पानी किसका है? भाखड़ा नांगल डैम की वजह से पानी है, भाखड़ा नांगल डैम की वजह से पानी है। उसकी वजह से जो पानी डैमिंग की गई है, डैमिंग मतलब नदी के आगे आपने डैम बनाया, पानी को रोका, फिर उस पानी को कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा छोड़ रहे हैं, उस हिसाब से एक लेक बना रहे हैं। आर्टिफिशियल, नेचुरल तो नहीं थी, तो ऐसे भी लेक बनती है। तभी तो बोला कुछ नेचुरल होती है, कुछ मैन मेड होती है। क्या फायदा है, क्यों बना रहे हैं? तो इसलिए बना रहे हैं कि एक तो रिवर का फ्लो बना रहता है पानी का। अब मान लीजिए कोई रिवर जा रही है, यहाँ लेक है, यहाँ रिवर सूख गई, इस पानी को अगर इसकी मुलाकात हो जाए
तो ये नदी आगे इसको ताकत मिल जाएगी, ये पानी यहां जुड़ जाएगा, नदी बहना शुरू कर देगी, रिवर का फ्लो बना रहेगा। प्रिवेंट्स फ्लडिंग, पानी है बहुत तेज बाढ़ आ गई, अब ऐसे अगर 5-6 लेक आसपास बनी हुई है तो ये भी तो भरेंगी पहले, जब ये भर जाएंगी तो पानी का फ्लो रुक जाएगा। भाई आपके रास्ते में चलते चलते आप पानी हो, आप चल रहे हो, आपने देखा 3 जगह गड्ढे हो रखे हैं, आपको उनमें जाना पड़ेगा, आपकी रफ्तार धीरे होगी कि नहीं होगी? सोचिए, पहले आप दंदनाते हुए आ रहे बहुत तेज, अचानक से आपके सामने गड्ढा आया, आप उसमें गिरोगे, पानी का फ्लो कम हो जाएगा। ड्यूरिंग ड्राई सीजन, जब गर्मी होती है, सो इट मेंटेन्स एन इवन अ फ्लो ऑफ वाटर, जब गर्मी होती है, जब पानी सूखता है, एवोपरेशन होकर उड़ जाता है, तो जमीन पे पानी नहीं रहता, ऐसे में लेक में ही पानी नजर आता है। भाई पानी भरता तो रहेगा, बारिश होगी तो कहीं बाल्टी लेके थोड़ी बैठोगे रोड पे, लेक्स जहां जाती वहां पानी भर गया, तो कहीं तो सुहानी जिंदगी लग रही है कि भाई एटलीस्ट कहीं तो पानी है इस ड्राई सीजन में, ये फायदा है। ऑल्सो यूज फॉर हाइडल पावर, लेक्स का यूज बिजली बनाने के लिए भी किया जाता है। भाई लेक्स में पानी है, पानी का यूज जो है आप समझ सकते हैं, बिजली बनाने के लिए हाइडल पावर भी किया जाता है। मॉडरेट द सराउंडिंग, आसपास बहुत गर्मी है, अगर पानी ना हो तो गर्मी में झुलस के मर जाए, जानवर कहां से पिएंगे, खेती में पानी कहां से आएगा, ये सब भी बना रहता है। मेंटेन द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम मतलब भाई देखिए जमीन पे जंगल जरूरी है, जानवर जरूरी है, उनके लिए पानी भी जरूरी है। प्रकृति की जो जो चीजें इकोसिस्टम, वो सब मेंटेन रहना चाहिए। इट एनहांसेस द नेचुरल ब्यूटी, हरियाली के बीच में एक झील, कितना अच्छा लगेगा, मस्त लगेगा। डेवलप्स टूरिज्म, लोग देखने आ रहे हैं जगह जगह, सांबर लेक को देखने आते हैं, चिलिका लेक को देखने आते हैं, पुलिकट, कोलेरू, वेमिनाड, इन सबको देखने आते हैं लोग। तो ये सब टूरिज्म का भी काम करती है, लोगों के लिए मनमोहक दृश्य बनाती है। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी, बताने की चीज है। पानी बिना जिंदगी क्या, पानी बिना जीवन क्या। जो रिवर से पानी आता है, वाटर फ्रॉम रिवर्स इज अ बेसिक नेचुरल रिसोर्स, हमारा तो नहीं है, नेचर से आया, बहुत बेसिक है। क्यों जरूरी है? फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज, हमारे बहुत कामों के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, मशीनरी के लिए, भाई फैक्ट्रियों के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए, जानवरों के लिए, इरिगेशन के लिए, बहुत सारी चीजों की जरूरी है। रिवर्स अट्रैक्टेड सेटलर्स फ्रॉम एंशिएंट इंडिया। पहले आप देखेंगे एंशिएंट इंडिया में क्या था बच्चों, जहां जहां नदियां थी ना, वहां वहां लोग बसते गए, वहीं फिर अर्बनाइजेशन हुआ, वहीं फिर मॉडर्नाइजेशन हुआ, क्योंकि फिशिंग करनी है तो फिर वही नदी में रहना पड़ेगा, वहां खाना भी हो गया, काम धंधा भी मिल गया। फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्री है, मान लीजिए कोई लेदर इंडस्ट्री बनाई, उसके लिए चमड़े के लिए पानी चाहिए, नदी किनारे खोल दी, जब आपने फैक्ट्री खोली तो लोगों को वहां काम मिला, लोगों ने बोला अब गांव कौन जाएगा रोज रोज, यहीं घर बना लेते हैं। पानी, पानी से फैक्ट्री, फैक्ट्री से इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बन लोग आने लगे, अर्बन से अर्बनाइजेशन हुआ, इस तरीके से फिर शहर डेवलप होते गए। सो दीज सेटलमेंट्स हैव नाउ बिकम बिग सिटीज, जो लोग आसपास रहने लगे, अर्बनाइजेशन मतलब बड़े बड़े शहर बनने लगे। रिवर का इस्तेमाल और किस लिए होता है? खेत की पानी देने के लिए, इरिगेशन, खेत में खेती करने के लिए, नेविगेशन, लोग नाव चला के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बिजली बनती है ना, ये सब सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। वेयर एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, और हमारे जैसे देश में तो पानी का जो इंपॉर्टेंस है, जो रिवर का इंपॉर्टेंस है, वो बहुत ज्यादा है। भाई हम प्राइमरली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, एंड एग्रीकल्चर में आप जानते हैं कि मानसून रेनफॉल होता है, हमारे यहाँ ऊपर से होता है, तो भाई अगर मानसून साल में 2 ही बारी हुआ तो बाकी 10 महीने के इधर दही बल्ले बेचेंगे, वो भी किधर से बनेंगे? तो ऐसे में चाहिए पानी, तो वहां रिवर्स लेक्स ही हमारी मदद करती हैं, वहां पे रिवर्स और लेक्स ही हमारी मदद करती हैं। प्रॉब्लम भी एक और है, रिवर तो सब सही है, पर रिवर में पॉल्यूशन भी हो रहा है। रिवर पॉल्यूशन कैसे होता है? बच्चों वाला खेल है, कुछ नहीं है। द ग्रोइंग डोमेस्टिक, म्युनिसिपल, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल डिमांड फॉर वाटर फ्रॉम रिवर्स नेचुरली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर। नाउ क्या मतलब है क्वालिटी ऑफ वाटर? देखिए, जब तक आप पानी को छेड़ेंगे नहीं, पानी अपना नेचुरली फ्लो कर रहा है, पानी इज वेरी गुड, पानी बहुत बढ़िया फिट है, फाइन है। आपने पानी लिया, पानी का 2 लीटर कम हुआ, फिर और लिया 2 लीटर कम, 2 लीटर, तो इस तरीके से पानी का फ्लो भी कम हो गया। फिर आप जो यूज कर रहे हैं उसमें से जो बच रहा है पानी, वो वेस्ट करके ही देंगे। फैक्ट्री में जाएगा तो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होगा वो मिलके जाएगा, वो पानी किसी काम का नहीं। आपके घर में जो वॉशरूम में आप पानी यूज कर रहे हैं वो किसी काम का नहीं बचता। खेत में जो पानी मिट्टी में चला गया वो किसी काम का नहीं बचता। तो पानी की जो क्वालिटी है वो खराब होती है, क्योंकि फैक्ट्री से निकलने वाले कूड़े को, पानी को जब मिला के आप छोड़ेंगे नालों में, नाला मिलके बनेगा किसी छोटी रिवर में, और रिवर जाके मिलेगी किसी ओशियन में, तो इस तरीके से गंदगी जो है वो आपको खराब करती है। ये पानी किसी के काम का नहीं है, ये पॉल्यूटेड वाटर है, यही पॉल्यूशन है। क्या होता है इसकी वजह से? मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग ड्रेन्ड आउट ऑफ द रिवर्स, रिड्यूसिंग देयर वॉल्यूम। लोगों को घर में पानी चाहिए, लोगों को ऑफिस में पानी चाहिए, लोगों को खेतों में पानी चाहिए, लोगों को जानवरों के लिए पानी चाहिए, हमें हर जगह पानी की जरूरत है। जब सब एक साथ इतना पानी यूज करेंगे, और कहां एक टाइम पर लोग इतनी जरूरतें भी नहीं थी, इतना मॉडर्नाइजेशन नहीं था। आज देखिए, एक इंसान टॉयलेट का फ्लश करता है, 2 से 3 लीटर पानी फ्लश होता है। पहले हाथ से ऐसा ही, आपको पता है गांव में ऐसे ही सिंपल होता था, पानी कम वेस्ट होता था। अब सबको इतनी रिक्वायरमेंट होगी तो पानी का लेवल कहीं बढ़ थोड़ी रहा है, पानी का लेवल घट रहा है। एंड हैवी लोड ऑफ अनट्रीटेड सीवेज, अनट्रीटेड सीवेज मतलब फैक्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट मटेरियल है वो सब जो मिला हुआ है, एंड जो वो सारा का सारा कहां खाली करते हैं लोग? नालों में। आपने देखा होगा, अगर मेरे पास पिक्चर रहेगी तो मैं
अभी नहीं है इसमें, बट आपने देखा होगा जो फैक्ट्रियां होती हैं वो नाले के पाइप लगे होते हैं, वो जाके छोटे मोटे नालों में गंदगी करते हैं। जो दिल्ली में रहते हैं उन्हें अच्छे से पता होगी, नाले में जाके गंदगी गिरती है, नाला कहीं जाके रिवर से कनेक्ट है, फिर वो आगे पॉल्यूशन करता है। सो दिस कॉज द रिडक्शन इन द क्वालिटी ऑफ वाटर। इस तरीके से क्वालिटी ऑफ वाटर गिरा। खेतों में आपने फर्टिलाइजर डाला, वो पानी जाके नाले में जाएगा, जहर, स्किन प्रॉब्लम करेगा, लेड का इशू हो जाएगा, किसी ना किसी बीमारी के इशू हो जाएंगे। नाले में जो पानी इंडस्ट्री से आने वाला वो खराब, आपके टॉयलेट सीवर से जा रहा वो खराब। फॉर एग्जांपल, गिवन द एडुकेट स्ट्रीम फ्लो, द गंगा वाटर इज एबल टू डाइल्यूट एंड एसिमुलेट पॉल्यूशन लोड्स विद इन 20 किलोमीटर ऑफ लार्ज सिटी। पहले ऐसा था कि गंगा भी कैपेबल थी। देखिए, पानी चलता हुआ रहे, थोड़ी मोड़ी मतलब छोटी मोटी गंदगी आए तो वो भी एब्जॉर्ब कर लेता है, बट अब इतनी ज्यादा गंदगी आप करोगे, वो उसने भी हाथ खड़े कर दिए। पहले रिवर गंगा का क्या था, 20 किलोमीटर के दायरे में जितनी गंदगी थी ना, सबको भागे ले जाती थी, तो पानी साफ दिखता था। अब भाई आप रुक ही नहीं रहे, आप तो गंदगी पे गंदगी फेंके जा रहे। उसने बोला 20 किलोमीटर क्या, मैं 2 किलोमीटर भी ना सहन करूं, मेरे को नहीं करना रे बाबा। तो नदी ने अपना हाथ खड़े कर दिए, इसलिए नमो गंगे प्रोग्राम आया कि गंगा की सफाई करो। सो बट इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, जैसे जैसे शहर बनते गए, फैक्ट्रियां आती गई, ये सब आते गए, इट डू नॉट अलाउ टू हैपन एंड पॉल्यूशन लेवल हैज बीन राइजिंग। गंगा ने बोला देखो भाई, पहले तुम कम थे, मैंने तुम्हें संभाला, गोद लिया, अब भाई साहब जय श्री राम, अपने से नहीं होगा, तुमसे अपने से नहीं होगा। अब आप देख रहे हैं मोदी जी ने नमो गंगे प्रोग्राम चलाया, इसलिए बोला कि भाई जो पानी है ना, वो भी एक पूजनीय चीज है, एक जो है सेक्रेड चीज है, पवित्र चीज है, इससे हमारा जीवन चलता है। तो भैया हमें इसके लिए जो है इसको सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि करोड़ों लोगों का जीवन इस पर डिपेंडेंट है। करोड़ों लोगों के लिए जो खाने की जो बात है, जो एग्रीकल्चर है, वो इस पर डिपेंडेंट है। तो फिर हमें इसकी रक्षा करनी होगी, हमें इसे सफा करना होगा। तो इसीलिए करा गया भाई कि अब इसको थोड़ा सा बचा लिया जाए। सो उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कैसा रहा ये लेक्चर, कैसा लगा आप लोगों को, मुझे बताइएगा जरूर। सारा लेक्चर आपको वन शॉट में आपका ड्रेनेज हो चुका है, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आपके एग्जाम में ये बहुत अच्छे से आपके लिए मदद करेगा। और मैं मिलूंगा फिर से आपको एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए मेरे बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। चलिए।